इस समय ऐसा लग रहा था कि वह ज्ञान की प्रक्रिया में है। पहले जो लाइफ लॉ समझ में नहीं आता था और जिसे समझना मुश्किल था, वह इस पल बहुत साफ हो गया। ऐसा लगता था जैसे वह जीवन के कई नियमों के रहस्यों को समझ सकता है और कई जिंदगियों की सांसें महसूस कर सकता है। 10%, 12%, 14%, 16%। झो सुई ने देखा कि लाइफ लॉ की उसकी समझ तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि समझने की रफ्तार काफी धीमी थी, लेकिन ये सच में लगातार बढ़ रही थी। असल में दूसरे गोल्डन इमॉर्टल्स की तुलना में लाइफ लॉ के बारे में उनकी समझ तेजी से बढ़ रही थी। दूसरे गोल्डन इमॉर्टल्स बिना किसी प्रोग्रेस के अरबों सालों तक इसी लेवल पर अटके रह सकते हैं। आखिरकार किसी कानून को समझना उसे जानने या न जानने के बारे में है। बाहरी लोगों के लिए खुद की मदद करना बहुत मुश्किल है। जब तक कोई स्वर्ग से मिला खजाना न मिले जो कानून को समझने में मदद करे, नहीं तो कोई सफलता मिलना लगभग नामुमकिन है। चाहे कितना भी समय बीत जाए, जरा सी भी तरक्की नहीं होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे पिछले जन्मों में कई स्टूडेंट्स के साथ होता था। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उनकी नॉलेज सीनियर ईयर 3 के लेवल पर ही रह जाती थी और वे आगे नहीं बढ़ पाते थे। समय बीतने के साथ ज्ञान पर उनकी पकड़ भी कम हो सकती है और वे कुछ या 1 के स्टूडेंट से कमतर हो सकते हैं। कभी कभी उम्र के साथ ज्ञान बढ़ता नहीं है, बल्कि ये लगातार घटता रहता है। बूम टिल्ड टिल्ड, तुरंत ही समय पानी की तरह धीरे धीरे बह गया। पलक झपकते ही 10 लाख साल बीत गए। ... 10 लाख साल बाद अमर दुनिया, नरक प्रांत। यह एक महान प्रांत है जिस पर महान लुओ संप्रदाय, यामा संप्रदाय का शासन है। जी चुवान एक जुवानहुआन संप्रदाय का साधक है, जो अमर दुनिया में घुसने के बाद इन्फर्नो प्रांत में आया था। फिर वह आसानी से यम संप्रदाय में शामिल हो गए और इनस संप्रदाय के शिष्य बन गए। उन्हें यम संप्रदाय के एक स्वर्ण अमर बुजुर्ग का भी आशीर्वाद मिला और वे उनके शिष्य बन गए। ये कहा जा सकता है कि यम संप्रदाय में उनका बहुत ऊंचा दर्जा है। उन्होंने संप्रदाय का ध्यान खींचा है और उनमें बहुत ज्यादा क्षमता है। और 10 लाख साल की साधना के बाद वह पृथ्वी अमर भी हो गया है। वह स्वर्ग के अमर देवता से भी ज्यादा दूर नहीं है। चुवान की तरह जुवानहुआन संप्रदाय के अनुयायी अमर दुनिया के कई बड़े प्रांतों में फैले हुए हैं। डैंडेलियन की तरह अमर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलते और बढ़ते हुए। इस समय एक गुफा के अंदर यहीं पर जी चुवान आमतौर पर अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, जो यम संप्रदाय के इनसेक्ट शिष्यों के खास अधिकारों में से एक है। आखिरकार 10 लाख सालों में जी चुवान ने अपनी जबरदस्त प्रतिभा को पूरी तरह से दिखाया है। उन्हें यम संप्रदाय का भविष्य का स्तंभ कहा जा सकता है। जाहिर है जी चुवान को कई खास अधिकार मिलेंगे। हालांकि यम संप्रदाय को अमर दुनिया के सबसे ताकतवर महान लुओ संप्रदायों में से एक माना जाता है, फिर भी उनके पास संसाधन बहुत कम है। हमारे जुवानहुआन संप्रदाय से बहुत कमतर। गुफा के अंदर जी चुवान ने साधना का एक दिन पूरा किया और अपने जन्म के अमर आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप के साथ आराम से बातें की। हालांकि वह अमर दुनिया में यम संप्रदाय का शिष्य बन गया, लेकिन वह हमेशा जुवानहुआन संप्रदाय का साधक था। उनके लिए यम संप्रदाय में शामिल होना बस एक टेम्पररी उपाय था, सीखने के लिए स्कूल ज्वाइन करने के बराबर। केवल जुवानहुआन संप्रदाय ही उसकी असली शक्ति है, यही उनकी मूल पहचान है। जुवानहुआन ताओवादी सच में बहुत खास हैं। उनकी शुरुआत बहुत रहस्यमयी है। 1 मिलियन साल से ज्यादा समय तक खेती करने के बावजूद कहा जाता है कि उनकी खेती गोल्डन इमोर्टल की परफेक्शन तक पहुंच गई थी और जल्द ही वे डालुओ गोल्डन इमोर्टल बन सकते हैं। सिर्फ यही बात जुवानहुआन संप्रदाय को महान लुओ संप्रदाय बनाने के लिए काफी हो सकती है। आप कह सकते हैं कि यम संप्रदाय की तुलना जुवानहुआन संप्रदाय के एक अंश से भी नहीं की जा सकती। रिसोर्स के मामले में जुवानहुआन सैक्ट दिव्य वृक्ष टोंगटियन को कंट्रोल करता है, जो अमर दुनिया के 3 मिलियन बड़े प्रांतों को कवर करता है। टोंगटियन की शक्ति से हम 3 मिलियन महान प्रांतों में किसी भी स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। रिसोर्स इकट्ठा करना दूसरी ताकतों की तुलना में अनगिनत गुना तेज है। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप ने यूं ही कहा। जी चुवान के जन्म के इमोर्टल आर्टिफैक्ट के तौर पर, हालांकि यह मॉडल वर्ल्ड से आया था, जुवानहुआन सेक्ट में आने के बाद इसका ज्ञान अनगिनत गुना बढ़ गया। शुरू में यह अमर दुनिया की कई पुरानी ताकतों से बहुत डरता था और उसे लगता था कि वे ताकतें समझ से बाहर हैं। लेकिन समय के साथ इन ताकतों को धीरे धीरे समझने पर लगा कि वे बस ठीक ठाक ही हैं। जुवानहुआन संप्रदाय की तुलना में अमर दुनिया में कई ताकतें महत्वहीन हैं। जुवानहुआन ताओइस्ट के प्रति और भी ज्यादा श्रद्धा हो गई और उनकी पहचान और मूल को समझ से परे मानने लगे।
किसी भी मॉर्टल वर्ल्ड कल्टीवेटर से बिल्कुल अलग, बल्कि यह अमर दुनिया की एक पुरानी निशानी जैसा लगा, शायद एक पुनर्जन्म हुआ दालुओ गोल्डन अमर या अमर राजा भी। नहीं तो उनके पास इतनी जबरदस्त ताकत और साधन कैसे हो सकते थे। सच में दिव्य वृक्ष टोंगटियन की ग्रोथ स्पीड बहुत तेज है। 1 लाख साल पहले यह मानव कुल के केवल 10,000 बड़े प्रांतों को ही कवर कर सकता था, लेकिन अब ये पहले से ही ह्यूमन कबीले के 3 लाख बड़े प्रांतों को कवर कर सकता है, जो सच में अविश्वसनीय है। इसी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए मानव कुल के पूरे 1296 मिलियन बड़े प्रांतों को कवर करते हुए ये तो बस समय की बात है। जी चुवान खुद को सिर हिलाने से रोक नहीं सका। उनका मानना है कि जुवानहुआंग संप्रदाय अमर दुनिया में इतनी आसानी से विकसित हो सका, इसका कारण पूरी तरह से दिव्य वृक्ष टोंगटियन की शक्ति है। दिव्य वृक्ष टोंगटियन की शक्ति का उपयोग करके नश्वर दुनिया के साधक आसानी से अमर दुनिया में घुस सकते हैं, अमर थंडर ट्रिब्यूलेशन से गुजरने की जरूरत के बिना। जब तक वे इमोर्टल वर्ल्ड में घुसते हैं, वे नेचुरली इमोर्टल वर्ल्ड के नेटिव कल्टीवेटर बन सकते हैं। कोई भी ताकत उनकी असल किसान पहचान पर शक नहीं करेगी। इसके अलावा अमर मानव कबीले की बड़ी आबादी की तुलना में अमर दुनिया में तस्करी करने वाले इतने कम संख्या में नश्वर साधकों की संख्या समुद्र में एक बूंद के समान है, जिसके बारे में बताना भी मुश्किल है। अगर अवैध रूप से रहने वालों की संख्या 100 गुना बढ़ भी जाए तो भी इससे अमर मानव कबीले पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हाँ, सही है, दिव्य वृक्ष की शक्ति अथाह है, ठीक वैसे ही जैसे प्रसिद्ध सच्ची आत्मा जियानमू की है। शायद ये सच में जियानमू है। जुवानहुआंग सेक्ट की नींव है, असली ट्रम्प कार्ड। दिव्य वृक्ष की शक्ति से हम 3 मिलियन प्रांतों में किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। हम ड्रीम रेल में भी लॉग इन कर सकते हैं और उससे सभी तरह के दुर्लभ खजाने खरीद सकते हैं, खासकर सभी तरह के अमर अमृत और गोलियां, जो ऐसे खजाने हैं जिन्हें यम संप्रदाय भी अपनी दौलत के बावजूद नहीं खरीद सकता। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप भी इस बात से सहमत है। हालांकि यम संप्रदाय असल में एक महान लुओ संप्रदाय है जिसके पास बहुत ताकत है, जो फेदर गेट से भी ज्यादा डरावना है, 3000 प्रांतों पर राज करता है और ऐसा लगता है कि अंदर 3 दालुओ गोल्डन इमोर्टल्स उसकी रक्षा करते हैं। फिर भी इस स्थिति के कारण यम संप्रदाय बहुत बड़ा हो गया और उसने कई टैलेंटेड शिष्यों को भर्ती किया। इनमें अद्भुत बैकग्राउंड वाले जीनियस लोग भी शामिल हैं। जी चुवान जैसे टैलेंटेड लोग जो साधारण परिवार से आते हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से ज्यादा सम्मान नहीं मिलता। इसलिए यम संप्रदाय द्वारा दी गई अलग अलग अमर गोलियां और अमृत पाना लगभग नामुमकिन है। सब कुछ खुद पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन जुवानहुआंग संप्रदाय अलग है। वे अलग अलग अमर अमृत बनाने में बहुत माहिर हैं। जब तक उन्हें अमर पौधे के बीज मिल जाते हैं, वे उन्हें आसानी से उगा सकते हैं। साथ ही लागत भी काफी कम हो जाती है। इसलिए जुवानहुआंग संप्रदाय के हर शिष्य को कई अमर अमृत और गोलियों के बदले में कुछ पाने का मौका मिलता है। जुवानहुआंग संप्रदाय की अमर गोलियों और अमृत की मदद से ही था कि जीचुवान ने एक बेमिसाल जीनियस के तौर पर अपना रुतबा और जगह बनाए रखी और यम संप्रदाय के पुराने गोल्डन इमोर्टल का ध्यान खींचा। आखिरकार दूसरों की नजर में जीचुवान बस एक आम शिष्य है जो रिसोर्स ढूंढने के लिए बाहर नहीं गया, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझने और अपनी साधना में सफल होने के लिए पूरी तरह से अपने हुनर पर निर्भर रहा। यही बात किसी को बेमिसाल टैलेंट बनाती है। दूसरे अमर लोग, भले ही उन्हें ये पता हो, वे सिर्फ जलन और जलन महसूस कर सकते हैं। आखिरकार ये किसी और की काबिलियत है, ऐसी चीज जिससे जलन नहीं की जा सकती। असल में ये सिर्फ जीचुवान की बात नहीं है। दूसरे जुवानहुआंग सेक्ट के साधक भी जिन्हें इमोर्टल वर्ल्ड में स्मगल करके लाया गया था, वे भी इसी तरह अपना टैलेंट बनाए रखते हैं और अपनी अपनी इमोर्टल ताकतों से पहचान पाते हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि वे अमर शक्तियां उनसे जलेंगी, क्योंकि अमर दुनिया में टैलेंट के अलावा किसी चीज की कमी नहीं है। इसके अलावा अमर दुनिया में अक्सर होने वाले आसमानी युद्धों की वजह से टैलेंट की मांग स्वाभाविक रूप से ज्यादा है। लगभग हर टैलेंट को सही तरीके से निखारा जाएगा। ये सिर्फ अमर अमृत बनाने या अमर गोलियों को रिफाइन करने के बारे में नहीं है। हमारे जुवानहुआंग संप्रदाय के अनुयायी 3 मिलियन प्रांतों में फैले हुए हैं और हर जगह से संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम घर से बाहर निकले बिना ही कम कीमत पर अलग अलग कीमती चीजें खरीद सकते हैं। अकेले ड्रीम रियल्म का मार्केट प्लेस पहले से ही सब कुछ शामिल कर रहा है। जीचुवान को ड्रीम रियल्म मार्केट प्लेस की ताकत का एहसास हुआ, जहां वह पूरे इमोर्टल ह्यूमन क्लैन से खजाने खरीद सकता था, और वह भी तुरंत। इस काबिलियत के साथ उन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। यम संप्रदाय की खास चीजें बेचने में माहिर होकर उन्होंने बहुत पैसा कमाया।
नहीं तो बिना किसी बैकग्राउंड के एक इनर सेक्ट डिसाइपल के तौर पर उनकी पहचान के साथ ज्यादा पैसे कमाना लगभग नामुमकिन होगा, बस एक सपना होगा। इतने सालों के बाद कितने जुआनहुआन सेक्ट के साधक इमोर्टल वर्ल्ड में स्मगलिंग करके आए हैं? अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप ने उत्सुकता से पूछा। इतने लंबे समय से जी चुवान को फॉलो कर रहा है, फिर भी इन कल्टीवेटर की संख्या के बारे में अभी भी साफ नहीं था। आखिरकार आम समय में यह ऐसे मामलों पर खास ध्यान नहीं देता था। सही संख्या तो साफ नहीं है, लेकिन कम से कम 300 मिलियन से ज्यादा जुआनहुआन सेक्ट के साधक अमर दुनिया में स्मगलिंग करके आए हैं। जी चुवान ने एक पल सोचा और तुरंत एक मोटा मोटा अंदाजा लगा दिया। बेशक सही संख्या शायद सिर्फ संप्रदाय के गुरु को ही पता होगी। आखिरकार यह जुआनहुआन संप्रदाय का एक टॉप सीक्रेट है। हर जुआनहुआन सेक्ट का साधक जो अमर दुनिया में स्मगलिंग करता है, वह नहीं चाहेगा कि उसकी पहचान सामने आए। इसलिए दूसरे जुआनहुआन संप्रदाय के साधकों को संख्या का सिर्फ एक आम अंदाजा है। क्या 300 मिलियन जुआनहुआन संप्रदाय के साधक? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि 10 लाख सालों में जुआनहुआन संप्रदाय ने 300 मिलियन महायान साधकों को तैयार किया है? ये सुनकर इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप हैरान रह गया। उसे यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगा। ऐसा लगा कि यह संख्या वाकई बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी। नश्वर दुनिया इतने सारे महायान साधकों, इतने सारे सच्चे अमर लोगों को कब विकसित कर पाई? बेशक अमर दुनिया में ये सागर में बस एक बूंद के समान है, लेकिन अगर इसे मॉर्टल वर्ल्ड में रखा जाए तो यह एक हैरान करने वाली संख्या है। महास्टेज लूज इमॉर्टल्स और ट्रू इमॉर्टल्स को बनाने के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत होगी? इसके अलावा इतने सारे महायान साधकों के साथ वे शायद पूरी नश्वर दुनिया पर छा सकते हैं। जुआनहुआन संप्रदाय का विरोधी कौन हो सकता है? यह एक सामान्य बात है। 1 लाख साल पहले इमोर्टल वर्ल्ड के 4 महान सुपर क्लैन ने एक बार हमारे जुआनहुआन सेक्ट को खत्म करने की कोशिश में 10 लाख ट्रू इमोर्टल्स को मॉर्टल वर्ल्ड भेजा था। लेकिन नतीजे साफ थे, लाखों ट्रू इमोर्टल्स को सेक्ट के मास्टर ने हरा दिया, जिससे 4 बड़े सुपर क्लैन के प्लान बुरी तरह फेल हो गए और वे हमारे जुआनहुआन सेक्ट के सामने बेबस हो गए और उन्हें हमारे जुआनहुआन सेक्ट को तरक्की करते हुए देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिर्फ 10 लाख सालों में हमारे जुआनहुआन सेक्ट ने असल में पूरी दुनिया को एक कर दिया है। कहा जाता है कि अब तक हमने 490,000 से ज्यादा ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स पर कब्जा कर लिया है। जहां तक बीच की 1000 दुनियाओं और छोटी 1000 दुनियाओं की बात है, वे अनगिनत हैं। सभी दुनियाओं का असली सेंटर बन चुका है। तो इतने सारे स्टेज लूज इमॉर्टल्स को कल्टीवेट करना भी एक आसान काम है। और ये तो बस शुरुआत है, यह अभी अपने असली एक्सप्लोजन पीरियड तक नहीं पहुंचा है। एक बार जब संख्या सच में बढ़ जाएगी तो 3 अरब 30 अरब की तस्करी भी बच्चों का खेल होगी। जी चुवान ने साफ साफ कहा। जुआनहुआन सेक्ट के डेवलपमेंट की स्पीड को समझता है तो उसे ऐसे नंबर्स हैरानी की बात नहीं लगेगी। इसके बजाय वे सोचेंगे कि यह तो स्वाभाविक है। जुआनहुआन सेक्ट का अभी का डेवलपमेंट एक स्नोबॉल की तरह है जो बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। इसके अलावा जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट की स्पीड और भी हैरान करने वाली हो जाएगी। नहीं, क्या इसका मतलब यह है कि 3 अरब जुआनहुआन सेक्ट के ट्रू इमॉर्टल्स को इमोर्टल वर्ल्ड में स्मगल किया गया है? तो फिर वे अमर दुनिया के 3 मिलियन बड़े राज्यों में घुस गए। ये काफी ताकतवर ताकत है। ये सुनकर इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप को गहरा सदमा लगा। जुआनहुआन सेक्ट के डेवलपमेंट की स्पीड धीमी नहीं थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी तेज होगी। सिर्फ 10 लाख साल से ज्यादा समय में कम से कम 3 अरब सच्चे अमर लोगों को पहले ही तैयार किया जा चुका है। जुआनहुआन संप्रदाय के प्रति वफादार हैं। वे निश्चित रूप से अमर दुनिया में बड़ी हलचल मचाने में सक्षम हैं। आप अमर दुनिया को बहुत कम आंक रहे हैं। सिर्फ 3 अरब सच्चे अमर लोग क्या हैं? अमर मानव कबीले का इलाका बहुत बड़ा है और इसकी आबादी बहुत ज्यादा है। 3 अरब सच्चे अमर लोग तो बस एक बूंद हैं, जिनका जिक्र करना भी मुश्किल है। इसके अलावा वे 3 मिलियन बड़े राज्यों में फैले हुए हैं, जिससे वे और भी कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी चुवान ने सिर हिलाया और चिढ़कर कहा, अगर 3 अरब सच्चे अमर लोगों को मौत की दुनिया में रखा जाए तो वे सच में एक डरावनी ताकत होंगे जो मौत की दुनिया के हर कोने में फैल जाएंगे और अनगिनत दुनियाओं और अनगिनत इंसानों को डरा देंगे। लेकिन पुरानी अमर दुनिया में वे सिर्फ पानी की एक बूंद हैं, जिनका कोई असर नहीं हो सकता। हर बड़े राज्य में सच्चे अमर लोगों की संख्या अरबों से ज्यादा है। अमर दुनिया में मौजूदा जुआनहुआन संप्रदाय बस मामूली है। नहीं नहीं नहीं,
ऐसा नहीं कहना चाहिए। हालांकि अभी सिर्फ 3 अरब सच्चे अमर लोग हैं, लेकिन अगर ये जुवानहुआन सेक्ट के ट्रू इमॉर्टल्स पूरी तरह से अर्थ इमॉर्टल्स या हेवनली इमॉर्टल्स बन जाएं, और ये लोग लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। जब तक उनमें से कोई एक हिस्सा इन ताकतों का सबसे ऊपर का हिस्सा बन जाता है, यह एक ऐसी ताकत बन जाती है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और जो निश्चित रूप से अमर इंसानी कबीले को हिला सकती है। संप्रदाय के बड़े या संप्रदाय के लीडर बन जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप ने बड़ी भावना के साथ कहा। वह ऐसे हालात की पूरी तरह से कल्पना कर सकता है। जुवानहुआन सेक्ट के चेले लगातार बड़ी ताकतों में घुसपैठ कर रहे हैं। एक बार जब ये सदस्य पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे, तो वे अमर मानव कबीले की नींव रखेंगे। जब जुवानहुआन ताओवादी क्रांति का आह्वान करते हैं, तो हर जगह विद्रोह भड़क सकता है। यहाँ तक कि एक नया हेवन कोर्ट बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हाँ, क्या तुम्हें ये बात अब समझ में आई? बिना किसी शक के शुरू से ही सेक्ट के मास्टर का यही मकसद था, हमें अमर दुनिया में फैलाना और अलग अलग ताकतों और ग्रुप में शामिल करना। हमारा लक्ष्य इन सेनाओं में सबसे ऊपर रहना और कंट्रोल हासिल करना है। इस तरह एक बार जब हम बढ़ जाएंगे, तो हम आसानी से मौजूदा शक्तियों को बदल सकते हैं। उसके बाद हमारा जुवानहुआन सेक्ट अमर मानव कबीले को एक कर देगा और नया हेवन कोर्ट बन जाएगा। जी चुवान ने सीधे सीधे कहा, क्योंकि यह बात अब जानी मानी बात हो चुकी थी और इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। क्या जुवानहुआन ताओवादी बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है? साफ है, वह अपने सपने पूरे करने के लिए जुवानहुआन संप्रदाय के कई शिष्यों का इस्तेमाल कर रहा है। अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप ने गहरी आवाज में कहा। वैसे इसका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। यूटिलाइजेशन तो यूटिलाइजेशन है, क्या इससे हमें फायदा नहीं होता? अगर सेक्ट के मास्टर न होते, अगर जुवानहुआन सेक्ट न होते, तो क्या आपको लगता है कि हम आज जो कुछ भी हासिल कर पाए होते? सबसे बड़ा डर है कि उसका इस्तेमाल न हो, लेकिन इस्तेमाल की कोई वैल्यू न होना। जी चुवान ने उपहास किया। उसे नहीं लगा कि यह कोई समस्या है। इस दुनिया में बिना वजह प्यार नहीं होता। इसके उलट सेक्ट के मास्टर ने सीधे सीधे अपना इरादा बताया, जिससे जुवानहुआन सेक्ट के सभी शिष्यों को पूरी तरह राहत मिली। वे इस लक्ष्य के लिए कोशिश करने को भी तैयार हैं। आखिरकार उनके लिए भी इस प्लान के बहुत सारे फायदे हैं। इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहा जा सकता है। वास्तव में ऐसा ही है। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप को यह मानना पड़ा, असल में अगर जुवानहुआन ताओइस्ट नहीं होते, अगर जुवानहुआन सेक्ट नहीं होता, तो ज्यादातर मॉर्टल कल्टीवेटर्स को इमोर्टल वर्ल्ड में जाने का मौका नहीं मिलता। एक सच्चा अमर या एक पृथ्वी अमर बनना तो दूर की बात है। जुवानहुआन ताओइस्ट की मदद से ही वे आज की उपलब्धियां हासिल कर पाए। अब ये सिर्फ जुवानहुआन संप्रदाय को अमर दुनिया का शासक बनने में मदद कर रहा है। क्या ये स्वाभाविक रूप से सही नहीं है? जुवानहुआन संप्रदाय के हर शिष्य को बहुत फायदा पहुंचाता है। उस समय हर कोई ड्रैगन में योगदान देगा और निश्चित रूप से अमर दुनिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा। जुवानहुआन संप्रदाय को फॉलो करके, संप्रदाय के गुरु को फॉलो करके ही वे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जुवानहुआन संप्रदाय के किसी भी अनुयायी को इस तरह के इस्तेमाल से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उन्हें लगता है कि यह सही है। लेकिन अगर ऐसा है, तो क्या जुवानहुआन ताओइस्ट को धोखे का डर नहीं है? इतने सारे सच्चे अमर लोगों की अमर दुनिया में तस्करी हो रही है, भले ही एक व्यक्ति जुवानहुआन संप्रदाय को धोखा दे दे। इससे बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप को लगा कि इससे जुवानहुआन सेक्ट के लिए गंभीर परेशानी हो सकती है। अगर अमर दुनिया की दूसरी पुरानी ताकतों को पता चल जाए कि ऐसी कोई छिपी हुई और बुरी ताकत मौजूद है, तो वे गुस्सा हो सकते हैं और तुरंत जुवानहुआन संप्रदाय को घेर सकते हैं। उस समय जुवानहुआन संप्रदाय स्वर्ग या पृथ्वी पर कहीं भी भागने में असमर्थ होगा। उस समय एक गद्दार की मौजूदगी के कारण हुआंगक्वान संप्रदाय नष्ट हो गया था। इंसान का दिल पढ़ना मुश्किल है, कोई नहीं जानता कि दूसरे क्या सोचते हैं। भले ही 99% से ज्यादा लोग वफादार हों, लेकिन सिर्फ एक धोखा भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये तथाकथित एक चूहे की विष्ठा पूरे सूप के बर्तन को खराब कर देती है। लेकिन निश्चिंत रहें, संप्रदाय के गुरु ने इस मुद्दे को पहले ही सुलझा लिया है। इमोर्टल वर्ल्ड में तस्करी करके लाए गए हर कल्टीवेटर ने ड्रीम रियल्म के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, जुवानहुआन सेक्ट के बारे में जानकारी देगा, उसकी यादें तुरंत मिटा दी जाएंगी। इसका नतीजा मौत और आत्मा का खत्म होना भी हो सकता है।
और ड्रीम रेल की शक्ति से भले ही हाई लेवल इमॉर्टल्स ने हमारे जुवानहुआन सेक्ट के शिष्यों को पकड़ लिया हो, वे सोल सर्च नहीं कर सकते थे। दुश्मन हमारी आत्मा से कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम जुवानहुआन सेक्ट इतने लंबे समय से अपनी पहचान बताए बिना अमर दुनिया में रहे हैं। जी चुवान ने सीधे कहा। जुवानहुआन सेक्ट के हर शिष्य की सुरक्षा की, भले ही यह एक रुकावट हो, लेकिन इस रुकावट के बिना कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेगा। आखिरकार इंसान के दिल को पढ़ना मुश्किल है। जुवानहुआन संप्रदाय का हर कोई भरोसेमंद नहीं है। अलग अलग पर्सनल अनुभव अलग अलग किरदारों को जन्म देते हैं। कभी कभी कुछ लोग बहुत मतलबी होते हैं, वे दुनिया को धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं, बजाय इसके कि दुनिया उन्हें धोखा दे। एक ड्रीम रियल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा लगता है कि जुवानहुआन ताओइस्ट ने बहुत अच्छे से प्लान किया है। अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप अचानक समझ में आ गया। कोई हैरानी नहीं कि जुवानहुआन सेक्ट के चेलों ने इतनी सारी इमोर्टल वर्ल्ड फोर्स में घुसपैठ की है, और अब तक ड्रीम रियल कॉन्ट्रैक्ट की रोक की वजह से किसी ने भी जुवानहुआन सेक्ट के बारे में जानकारी लीक नहीं की है। ऐसे हालात में अगर कोई जुवानहुआन संप्रदाय के बारे में जानकारी देना भी चाहे तो यह नामुमकिन है। अगर वे इतने बदकिस्मत भी हों कि दुश्मन के हाथों में पड़ जाएं, तो भी ड्रीम रियल पावर की सुरक्षा से कोई भी उनकी आत्मा से कोई भी जानकारी नहीं निकाल सकता। जुवानहुआन ताओइस्ट की टैक्टिक्स हैं। बेशक ये तो बस आखिरी उपाय है, इसीलिए हमने इतने लंबे समय तक जुवानहुआन संप्रदाय के बारे में जानकारी नहीं दी। एक और जरूरी वजह है, और वही ये है कि सेक्ट के मास्टर ने कभी भी इमोर्टल रेल सेक्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए मिशन जारी नहीं किए हैं। सेक्ट के मास्टर की हमसे बहुत आसान जरूरतें हैं कि हम सावधानी से काम करें, चुपचाप साधना करें और अपनी साधना को बढ़ाएं। इसलिए हम कभी परेशानी खड़ी नहीं करते और नेचुरली किसी भी बड़ी दिक्कत को रोकते हैं। जी चुवान को लगा कि यह सबसे जरूरी बात है। अगर वे बार बार परेशानी खड़ी करते तो देर सवेर दुश्मन को कोई कमी नजर आ ही जाती। जितनी ज्यादा कार्रवाई की जाएगी उतनी ही ज्यादा कमियां सामने आएंगी। लेकिन इन जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों के पास असल में कोई काम नहीं था। उनका एकमात्र काम साधना को बढ़ाना था, अपनी अपनी ताकतों के अंदर लगातार ऊपर चढ़ते रहना था। इसलिए उनमें स्वाभाविक रूप से कोई कमी नहीं दिखी। अंदरूनी पंथ के साधकों को उनके व्यवहार में किसी भी अजीब बात का पता नहीं था। जुवानहुआन ताओवादी की प्रतिभा है जिसमें बेमिसाल धैर्य है। इमोर्टल ह्यूमन क्लैन का हेजेमन बनने की इच्छा के बावजूद वह जल्दबाजी में नहीं है। ये बिल्कुल एक स्पिरिट प्लांट मास्टर की तरह है जो बीज बोता है और धैर्यपूर्वक उनके जड़ पकड़ने और अंकुरित होने का इंतजार करता है। बेशक ये पूरी तरह से खुली स्ट्रेटेजी है। जब तक जुवानहुआन संप्रदाय के कई शिष्य पूरी तरह से विकसित होते हैं, गोल्डन इमोर्टल बन जाते हैं, यहाँ तक कि डालुओ गोल्डन इमोर्टल भी। इस तरह जुवानहुआन सेक्ट अपने आप अमर दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हेवन कोड की नई पीढ़ी बनना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप बहुत प्रभावित हुआ। ऐसा लगने लगा कि जुवानहुआन ताओवादी सच में एक असली बूढ़ा राक्षस था। अगर कोई बूढ़ा राक्षस नहीं है तो किसी में इतना ज्यादा सब्र कैसे हो सकता है। यह एक लेआउट है जिसे अरबों सालों में मापा गया है। बहुत संभावना है कि आने वाले अरबों या अरबों सालों तक जुवानहुआन संप्रदाय अमर दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने मौजूद रहेगा। लेकिन एक बार जब ये सामने आएगा तो यह निर्णायक कार्रवाई का क्षण होगा। अगर दूसरी सेनाओं को भी इसका पता चल गया तो भी बहुत देर हो चुकी होगी। अगर वे विरोध करना भी चाहें तो उनके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं होगा। जुवानहुआन ताओइस्ट का डरावना पहलू है। ईमानदारी से कहूं तो इस प्लान का सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि इतने सारे हाई लेवल इमॉर्टल्स को कैसे कल्टीवेट किया जाए। मुझे लगता है कि अमर दुनिया में दूसरी ताकतों ने भी ऐसे प्लान पर सोचा होगा, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि अमर दुनिया की बड़ी ताकतें कई हाई लेवल अमर लोगों की खेती की गारंटी नहीं दे सकती। उदाहरणों में स्वर्गीय अमर, गहन अमर, स्वर्ण अमर आदि शामिल हैं, जिन्हें इकट्ठा करना आसान नहीं है। टैलेंट के अलावा सबसे जरूरी चीज है खेती के अलग अलग तरह के रिसोर्स। इमोर्टल वर्ल्ड में भी आपको इतनी अमीर ताकत नहीं मिलेगी, केवल संप्रदाय का गुरु ही यह कर सकता है। जी चुवान हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ जुवानहुआन ताओइस्ट में ही इतने बड़े प्लान को पूरा करने की क्षमता है। तो ये सच में मामला है। आखिरकार जुवानहुआन ताओइस्ट एक असाधारण अमर प्लांट मास्टर है। यह न केवल बड़े पैमाने पर अमर अमृत की खेती करने में सक्षम है, बल्कि उनके विकास चक्र को भी छोटा करता है। इस तरह
अमर अमृत की कीमत बहुत कम हो जाती है, जिससे जुवानहुआन संप्रदाय को सस्ते अमर अमृत का भंडार मिल जाता है। यही बात जुवानहुआन संप्रदाय को अनगिनत नींव से लैस करती है। यहाँ तक कि अरबों या खरबों सालों तक जीवित रहने वाली ताकतें भी इसकी तुलना नहीं कर सकती। इमोर्टल एलिक्सिर की बड़ी मात्रा के साथ कौन जानता है कि कितने हाई लेवल इमोर्टल को नर्चर किया जा सकता है। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप को भी इस बात को मानना पड़ा। जुवानहुआन ताओइस्ट की सबसे डरावनी बात इतने बड़े पैमाने पर अमर अमृत की खेती करने की क्षमता थी। यह एक खास तरीका है जिसे किसी भी ताकत से दोहराया नहीं जा सकता। ये अमर अमृत अकेले ही कई अमर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। अमर अमृत पाने के लिए कई अमर लोग आग और पानी से गुजरने, जिंदगी और मौत का सामना करने को तैयार हो जाते हैं। दुर्भाग्य से इतनी कोशिशों के बाद भी इतने सारे अमर अमृत पाना नामुमकिन है। केवल जुवानहुआन संप्रदाय ही अमर अमृत की बड़े पैमाने पर खेती कर सकता है। जुवानहुआन सेक्ट की असली नींव है और दूसरी ताकतों पर एक बेमिसाल फायदा भी है। सच में ये सोचना मुश्किल है कि संप्रदाय के गुरु ने ये कैसे किया। अमर अमृत और अमर वृक्षों की बड़े पैमाने पर खेती करने में सक्षम होना। इसके अलावा यह उनकी ग्रोथ साइकिल को छोटा कर देता है। यह एक अविश्वसनीय काम है। जी चुवान ने सिर हिलाया। असल में वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि यह किस तरह का तरीका है। दुर्भाग्य से ये सेक्ट के मास्टर का ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में किसी और को पता नहीं है। हालांकि उन्हें ये भी लगा कि यह बहुत नॉर्मल है। आखिर हर किसी के पास राज होते हैं। उसके भी कुछ राज थे जो वह नहीं चाहता था कि बाहर वालों को पता चले। खासकर सेक्ट के मास्टर जैसे रहस्यमय इंसान के पास तो और भी ज्यादा राज होंगे। इसके अलावा जुवानहुआन ताओइस्ट न केवल कई अमर अमृत की खेती करने में सक्षम है, वह एक महान पिल मास्टर भी है। वह आसानी से कई इमोर्टल पिल्स को रिफाइन कर सकता है। जुवानहुआन ताओवादी अकेले ही जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों के लिए काफी अमर गोलियां बना सकते हैं। ये कीमिया की क्षमता सचमुच कल्पना से परे है। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप को लगा कि यह काबिलियत सच में बड़ा चढ़ाकर बताई दी है। इमोर्टल पिल्स को बड़े पैमाने पर बेहतर बना पाना कोई भी पिल मास्टर नहीं कर सकता। इमोर्टल पिल्स को बार बार रिफाइन करने से निश्चित रूप से साधना का समय कम हो जाएगा, लेकिन जुवानहुआन ताओइस्ट में कोई देरी नहीं लगती। हालांकि ये भी काफी सामान्य बात है। गू की शक्ति के कारण है जो कई क्लोनों को पाल सकता है। 13वें स्टेज तक आगे बढ़ने के बाद कौन जानता है कि क्लोन गू कितने क्लोन बना सकता है। इतनी बड़ी संख्या में क्लोन स्वाभाविक रूप से झो सुई को विभिन्न कार्यों में मदद कर सकते हैं। कीमिया और दूसरी छोटी मोटी बातें उसके क्लोन को सौंपी जा सकती हैं। जहां तक असली शरीर की बात है, वह अपने आप खेती करने, खेती को बढ़ाने और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझने के लिए पीछे हट जाता है। कई क्लोन को पालने का यही मतलब है। सेक्ट के मास्टर की काबिलियत सच में समझ से बाहर है। यमा संप्रदाय के डालुओ गोल्डन इमोर्टल भी शायद ऐसे ही होंगे। अब मेरी साधना इतनी तेज हो गई है कि मैं लगभग स्वर्ग में अमर बनने वाला हूँ। ये सब सेक्ट के मास्टर द्वारा लगाए गए इमोर्टल एलिक्सिर और उनके द्वारा रिफाइन की गई इमोर्टल पिल्स की वजह से है। यमन संप्रदाय के सच्चे शिष्य भी मेरी साधना की गति का मुकाबला नहीं कर सकते। जुवानहुआन सेक्ट के अमर अमृत और अमर गोलियों की वजह से है। इतने सारे इमोर्टल एलिक्सिर के बिना मैं स्पेस लॉ या टाइम लॉ को इतनी जल्दी कैसे समझ सकता था। जुवानहुआन संप्रदाय से अमर अमृत और अमर गोलियों के साथ मैं यम संप्रदाय का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। डालुओ गोल्डन इमोर्टल का ध्यान भी खींचा है। अगर मुझे सच में डालुओ गोल्डन इमोर्टल की कृपा मिल जाए तो शायद मैं यम संप्रदाय का सच्चा शिष्य बन सकता हूँ। जी चुवान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्हें लगा कि दोनों संप्रदायों के रिसोर्स के सपोर्ट से उनकी साधना की स्पीड जरूर बहुत तेज होगी। यम संप्रदाय के इनसेक्ट डिसाइपल और ट्रू डिसाइपल के लिए उनसे तुलना करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये भी उन पुराने खानदानों के वंशजों की तुलना में उनके फायदों में से एक है। अगर उसके पास ये फायदे नहीं हैं, तो उसे लगता है कि आगे बढ़ना नामुमकिन होगा। जुवानहुआन संप्रदाय से काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पा सकते हैं। इन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ आप उन्हें और ज्यादा इमोर्टल पिल्स और इमोर्टल एलिक्सिर के लिए एक्सचेंज करने के भी योग्य होंगे। ये सचमुच एक विन विन सिचुएशन है। अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप खुशी से बोला। असल में अभी जुवानहुआन सेक्ट से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पाने के लिए सेक्ट द्वारा दिए गए अलग अलग काम पूरे करने होते हैं। इसके अलावा कोई भी अलग अलग इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स, रेयर मिनरल्स, इमोर्टल आर्ट स्टेल या इमोर्टल एलिक्सिर के बीच जमा करके ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पा सकता है।
जुवानहुआन संप्रदाय का सबसे बड़ा काम शिष्यों के लिए लगातार ऊपर चढ़ना है। आप जितने ऊंचे पद पर होंगे, जुवानहुआन संप्रदाय आपको उतने ही ज्यादा इनाम देगा। इससे जुवानहुआन संप्रदाय के कई शिष्यों में लगातार ऊपर उठने और ऊंचे पदों पर पहुंचने की इच्छा बनी रहती है। अगर वह यम संप्रदाय का सच्चा शिष्य बन जाता है तो उसे जरूर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। आखिरकार ग्रेट लुओ सेक्ट का एक सच्चा शिष्य होने के नाते उनका रुतबा और अधिकार दूसरे सेक्ट के आम अमर लोगों से बेजोड़ है। इसका मतलब है कि भविष्य में उसके पास यम संप्रदाय में एक बड़ा व्यक्ति बनने का मौका है। डिंग डोंग टिल्ड। इस समय जी चुवान को अपनी चेतना के सागर में एक नोटिफिकेशन की आवाज महसूस हुई। ये ड्रीम रियल्म चैट ग्रुप से आ रही आवाज थी, जिससे पता चल रहा था कि कोई उसे कॉल कर रहा है। असल में अमर दुनिया में घुसने के बाद वह तुरंत कई ग्रुप्स में शामिल हो गया। आखिरकार अमर दुनिया में आकर सब कुछ अनजान लगता है। हर कदम पर अजनबी और छिपे हुए खतरों से घिरा हुआ है। एक छोटी सी गलती मौत और उसके रास्ते के अंत का कारण बन सकती है। इसलिए इस समय चैट ग्रुप्स के आने से उन्हें बहुत सुरक्षा का एहसास हुआ, जिससे उन्हें लगा कि उनके पास अभी भी साथी हैं और बड़ी ताकतें उनका साथ दे रही हैं। साथ ही चैट ग्रुप में पार्टनर अक्सर बहुत जरूरी जानकारी भेजते हैं। इससे भी उन्हें बहुत मदद मिली है। वे रोजाना कला पर आपसी चर्चा भी करते हैं, जिससे सभी को बहुत फायदा होता है। ये सच में आपसी मदद है। ये सोचकर जी चुवान ने तुरंत चैट ग्रुप खोल दिया। जल्द ही उन्होंने वर्चुअल स्क्रीन पर बहुत सारे मैसेज देखे। उनमें से कई ग्रुप के सदस्यों ने भेजे थे। बेशक पिन किया गया मैसेज ग्रुप के मालिक का था। ध्यान दें। हर 10,000 साल में एक बार होने वाला पैन पीच इमोर्टल बैंक्वेट शुरू होने वाला है। इसलिए अगर आपके पास कोई पेंडिंग काम है तो उसे जल्दी से अलग रख दें। अगर आप इस पैन पीच बैंक्वेट को मिस करते हैं तो आपको शायद 10,000 साल और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि 10,000 साल इंतजार करना ज्यादा नहीं है, लेकिन आड़ू खाने का मौका चूकने से आपकी खेती में देरी होगी, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्या पैन पीच इमोर्टल बैंक्वेट शुरू हो रहा है? ये मैसेज देखकर जी चुवान एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सका। जुवानहुआन संप्रदाय के हर शिष्य के लिए यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला एक अनोखा मौका है। ये पता है कि सेक्ट के मास्टर अमर अमृत बनाने और अमर पौधे उगाने में माहिर हैं। इतने सालों में अनगिनत अमर अमृत बनाए गए हैं। इनमें सबसे मशहूर बेशक पैन पीच ऑर्चर्ड है, क्योंकि सेक्ट मास्टर द्वारा बड़े पैमाने पर पौधे लगाने के बाद लाखों पान आड़ू के पेड़ उगाए गए हैं और उनकी संख्या अभी भी बढ़ रही है। इससे कुछ समय में पान पीच इमोर्टल फ्रूट्स की भारी पैदावार हुई है। ऐसे पान पीच इमोर्टल फ्रूट का सेवन करने से किसी की खेती में बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। ये कई अमर गोलियां खाने के बराबर है। इसके अलावा पान पीच इमोर्टल फ्रूट भी लंबी उम्र बढ़ाता है। सेवन के बाद इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इससे अनगिनत जुवानहुआन संप्रदाय के साधक पान पीच अमर फल खाने के लिए लालायित हो जाते हैं। दुर्भाग्य से पैन पीच इमोर्टल बैंक्वेट में शामिल होना कोई आसान बात नहीं है। यह उन लोगों के लिए इनाम के तौर पर एक दावत है जिन्होंने बहुत योगदान दिया है। जुवानहुआन संप्रदाय में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला कोई भी शिष्य इस पैन पीच अमर भोज में शामिल हो सकता है। न्योता मिलने का मतलब सिर्फ इज्जत पाना ही नहीं है, बल्कि अपनी साधना को भी बहुत बढ़ाना है। पैन पीच इमोर्टल बैंक्वेट में शामिल होने के फायदे उन्हें हजारों साल की कड़ी साधना से बचा सकते हैं। जुवानहुआन संप्रदाय के साधक के लिए पैन पीच अमर भोज का आकर्षण देखना आसान है। लोग किसी भी कीमत पर इस भोज में भाग लेना चाहते हैं। क्या हर 10,000 साल में एक बार होने वाला पैन पीच इमोर्टल बैंक्वेट शुरू हो गया है? समय बहुत तेजी से बीत गया है। धत्तेरे की, मैंने हजारों सालों में ज्यादा योगदान नहीं कमाया है, इसलिए मुझे इनविटेशन नहीं मिला। हाँ, उस मामले में आपको बहुत नुकसान होगा। हम में से जो लोग पैन पीच इमोर्टल बैंक्वेट में शामिल हो रहे हैं, वे कम से कम 3 आड़ू खा सकते हैं। कौन जानता है कि इससे हमारा कितना खेती का समय बच सकता है। हाँ, सही है। सिर्फ अमर लोग ही आड़ू खाकर उनकी कमी को समझते हैं। आड़ू के बिना मैं इतनी तेजी से पृथ्वी के अमर लोग के शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाता। पीछे रहने का मतलब है लगातार पीछे रहना। सेक्ट के रिसोर्स के बिना हेवनली इमोर्टल बनने का सपना देखना एक ख्वाहिश है। उम्मीद है आप अगले पैन पीच इमोर्टल बैंक्वेट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इस समय चैट ग्रुप में जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों ने चर्चा शुरू कर दी। कुछ लोग जलन और नफरत से भरे हुए थे क्योंकि वे पैन पीच इमोर्टल बैंक्वेट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और सिर्फ दर्शक बन सकते थे। कुछ लोग बहुत घमंडी होते हैं
और हर जगह अपना इनविटेशन लेटर दिखाते रहते हैं। आखिरकार पेन पीच इमोर्टल फीस्ट में शामिल होना एक बहुत बड़ा सम्मान है और इससे बहुत फायदे होते हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय में किसी की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। असल में जो लोग पेन पीच इमोर्टल फीस्ट में शामिल हो सकते हैं वे ऊंचे लेवल के बड़े लोग और जुवानहुआंग सेक्ट के पिलर होते हैं। खुशकिस्मती से मुझे पेन पीच इमोर्टल फीस्ट का इनविटेशन भी मिला। ये कंटेंट देखकर जिचुआन राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका और खुद को काफी लकी महसूस किया। हजारों सालों में उन्होंने बहुत योगदान दिया जिसकी वजह से उन्हें पेन पीच इमोर्टल फीस्ट का न्योता मिला। सच कहूं तो पिछली पेन पीच इमोर्टल फीस्ट में शामिल होने के बाद से वह पेन पीच का स्वाद कभी नहीं भूले हैं। आखिरकार पेन पीच के बदले में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत होती है जो उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। सिर्फ पेन पीच इमोर्टल फीस्ट में शामिल होने पर ही हर किसी को 3 पेन पीच पाने का अधिकार है। जुवानहुआंग संप्रदाय द्वारा उन्हें दिया गया इनाम है। इन इनामों से उनकी खेती बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। क्या पेन पीच इमोर्टल फीस्ट भी शुरू हो गया है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि समय इतनी जल्दी बीत जाएगा, लेकिन जुवानहुआंग संप्रदाय सच में बहुत खर्चीला है, यहाँ तक कि शिष्यों को पान पीच इमोर्टल फ्रूट्स भी देता है। बस बहुत सारा धन। कहा जाता है कि ह्यूमन रेस हेवनली कोर्ट ने भी पेन पीच के पेड़ लगाए थे जिससे काफी पेन पीच की देखभाल हुई, लेकिन बदकिस्मती से आम अमर लोगों को वहां पेन पीच के बदले में कुछ लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जैसे ही वे दिखाई देते हैं उन्हें स्वर्ग के दरबार के बड़े अधिकारी ले जाते हैं और दूसरे अमर लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ते। जुवानहुआंग संप्रदाय के विपरीत जो उन्हें बड़े पैमाने पर शिष्यों को दे सकता है। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप ने तारीफ करते हुए कहा, जुवानहुआंग सेक्ट की दौलत और ताकत को तेजी से महसूस करते हुए जो आम ताकतों से बेजोड़ है, ग्रेट लुओ ताकतों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि इमोर्टल किंग की ताकतें भी इतनी ज्यादा नहीं रही हैं। हालांकि यह मानना होगा कि ऐसे सीधे और आक्रामक तरीके वाकई जुवानहुआंग संप्रदाय के कई शिष्यों को वफादार बनाते हैं। आखिरकार एक बार जब वे जुवानहुआंग संप्रदाय छोड़ देते हैं तो उनके पास इतने सारे अमर फल पाने का कोई रास्ता नहीं होता। हालांकि पान पीच अमर फल कीमती है, लेकिन जुवानहुआंग संप्रदाय दूसरे अमर फल भी उगाता है, जैसे जिनसेंग इमोर्टल फ्रूट, 5 एलिमेंट्स इमोर्टल फ्रूट, बोधि फ्रूट वगैरह सभी के अविश्वसनीय असर हैं। दुख की बात है कि इन अमर फलों को खाने का कोई मौका नहीं है। जिचुआन ने थोड़ा अफसोस के साथ कहा। वह जानता है कि जुवानहुआंग सेक्ट की एक्सचेंज लिस्ट एक्सचेंज के लिए कई इमोर्टल फ्रूट से भरी हुई है। इसके अलावा हर अमर फल का अलग अलग असर होता है और वह बहुत कीमती होता है, लेकिन बदकिस्मती से जरूरी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी कम नहीं है, इसलिए वह बस बेबस होकर देख सकता है। क्योंकि आप जल रहे हैं इसलिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने की कोशिश करें। बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट से कुछ भी पाया जा सकता है। अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप धीरे से मुस्कुराया। हे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाना इतना आसान नहीं है। छोड़ो, बस इतना ही, समय लगभग खत्म हो गया है। अब समय आ गया है कि हम दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया में लौटें। इस समय जिचुआन के मन में एक विचार आया, उसे कुछ एहसास हुआ और उसे लगा कि समय लगभग खत्म हो गया है। आखिरकार पेन पीच इमोर्टल फीस्ट के शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए डिवाइन ट्री की अंदरूनी दुनिया में लौटना बेहतर था। दिव्य वृक्ष की तथाकथित आंतरिक दुनिया अमर दुनिया में जुवानहुआंग संप्रदाय का मुख्य आधार है। असल में जैसे जैसे जियानमू बढ़ता जा रहा है, ये 3 मिलियन बड़े इलाकों को घेरता जा रहा है और यह एक के बाद एक पत्ते को पोषित करता है। हर पत्ता एक छोटी सी दुनिया है जो अमीर अमरची से भरी है। जुवानहुआंग संप्रदाय के वे शिष्य जो अमर दुनिया में घुस आए थे, वे समय समय पर दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया में लौट सकते हैं। सिर्फ दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया में लौटकर ही वे जुवानहुआंग संप्रदाय से मिली अमर गोलियां और अमृत पा सकते हैं। नहीं तो अपनी असली ताकतों में साधना करने से दूसरे अमर लोगों को आसानी से राज पता चल जाते हैं। हर बार जब वे अमर अमृत और गोलियां लेते हैं तो वे दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया में लौट आते हैं। उनके लिए दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया सबसे सुरक्षित जगह है। बेशक कभी कभी वे इस मौके का इस्तेमाल बातचीत करने और एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए भी करते हैं, लेकिन वे हमेशा दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाते। वे सिर्फ कुछ समय पर ही दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया में लौट सकते हैं। गड़गड़ाहट टिल्ड तुरंत ही एक रहस्यमयी शक्ति अचानक जिचुआन पर उतरी, जिससे स्पेस टाइम में उतार चढ़ाव की लहरें पैदा हुई। अगले ही पल जिचुआन गुफा वाली हवेली से गायब हो गया
और दूसरी दुनिया में पहुंच गया। बूम टिल्ड जल्द ही जीचुवान ने खुद को जियानमू की अंदरूनी दुनिया में पाया। बेशक वह जानता था कि यह मुख्य दुनिया नहीं है, बल्कि इसकी छोटी दुनियाओं में से एक है। फिर उसे लगा कि आसपास इमोर्टल ची का बहुत ज्यादा जमाव हो गया है, जो यम सेक्ट हेडक्वार्टर से भी ज्यादा लग रहा था। कितना समय हो गया है जब दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया असल में छठी स्टेज की अमर नस तक पहुंच गई है। ये पहले से ही छठे स्टेज की अमर नस के बराबर है ना? जीचुवान हैरान रह गया। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह डिवाइन ट्री की अंदरूनी दुनिया में गया था, तो हालांकि इमोर्टल क्यूई काफी कंसंट्रेटेड थी, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा फिफ्थ स्टेज इमोर्टल वेन के बराबर थी। लेकिन अब ये पहले से ही सिक्स्थ स्टेज है। यहाँ तक कि ग्रेट लुओ सेक्ट की इमोर्टल वेन भी सिर्फ सिक्स्थ स्टेज की है। सिक्स्थ स्टेज इमोर्टल वेन्स नहीं होती है, तो कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ खेती का माहौल पक्का एक गुफा स्वर्ग और धन्य भूमि है। अगर कोई यहाँ लंबे समय तक खेती करे तो तरक्की तेजी से होगी, जिसकी तुलना बाहर कहीं और से नहीं की जा सकती। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इस दिव्य वृक्ष की वृद्धि बहुत तेज है। कहा जाता है कि इसकी जड़ें अमर दुनिया की कई अमर नसों से जुड़ सकती हैं। अगर थोड़ी सी ओरिजिन एनर्जी जमा हो जाए तो भी ये बहुत हैरान करने वाली बात है। छठी स्टेज की अमर नस का अमरची कॉन्सेंट्रेशन होना बस समय की बात है। हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है। अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप को यह उम्मीद के मुताबिक लगा जब से उसने पहली बार इस दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया में प्रवेश किया। उसे पता था कि इस चीज की महानता कल्पना से परे है। इसे जनजात देवता कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसे नहीं पता था कि जुआनहुआन ताओवादी को ये दिव्य वृक्ष कहाँ मिला। बेशक इसे ढूंढना ज्यादा मायने नहीं रखता। ज्यादा जरूरी बात यह है कि जुआनहुआन ताओइस्ट असल में इस दिव्य वृक्ष को आजादी से मैनेज कर सकता है। ये सच में अविश्वसनीय हिस्सा है। वास्तव में दिव्य वृक्ष की महानता संदेह से परे है। जीचुवान ने भी सिर हिलाया। सच कहूं तो वह यम संप्रदाय के अंदरूनी इलाके से चुपचाप दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया में इसलिए लौट सका क्योंकि उसने खुद दिव्य वृक्ष की टाइम स्पेस पावर का इस्तेमाल किया था। यह जबरदस्त टाइम स्पेस पावर उसे डिवाइन ट्री से मदद लेने देती है, चाहे वह कहीं भी हो। जब तक वह दिव्य वृक्ष के कवरेज में है, वह तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है। असल में ऐसी काबिलियत के साथ जुआनहुआन सेक्ट के कई साधकों के पास बचने के लिए एक तुरुप का पत्ता है। अगर हालात खराब हो जाते तो वे दिव्य वृक्ष की शक्ति को बुलाकर खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकते थे। इससे दुश्मन बेबस हो जाएंगे और उन्हें उस व्यक्ति को जाते हुए देखना पड़ेगा। बेशक ऐसी पावर का बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हर इस्तेमाल के लिए काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं है तो डिवाइन ट्री उनकी रिक्वेस्ट का जवाब नहीं देगा। चिल्लाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे दिव्य वृक्ष ने अब तक कितनी छोटी दुनियाओं को पाला है? अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप ने उत्सुकता से पूछा। उसे पता था कि दिव्य वृक्ष का हर पत्ता एक मिडिल 1000 वर्ल्ड को पाल सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने अब तक कितने पत्तों को पाल पोस कर बड़ा किया है। ठीक है, शायद इसने पहले ही 3 अरब मिडिल 1000 वर्ल्ड्स को पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। जीचुवान ने एक पल सोचा और सही आंकड़ा बताया। ऐसी जानकारी के बारे में वह सीधे बुक इमोर्टल से पूछ सकता था, जो सही जवाब देगा। बेशक यह जुआनहुआन सेक्ट की कोई टॉप सीक्रेट जानकारी नहीं थी, इसलिए बुक इमोर्टल ने अपने आप जवाब दिया होगा। नहीं, इतने सारे मिडिल 1000 वर्ल्ड्स को पालते पोसते उनमें कितने इंसान रह सकते हैं? ये सुनकर इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप हैरान रह गया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। इसकी दिव्य इंद्रिय ने तुरंत इस बीच की हजारों दुनिया में घने शहरों के बनने को महसूस कर लिया। अकेले इस मिडिल 1000 वर्ल्ड ने कम से कम 10,000 बड़े शहर बनाए हैं। हर शहर में अनगिनत ह्यूमन कल्टीवेटर रहते हैं, जो बहुत हलचल भरे और चहल पहल वाले लगते हैं। इसके अलावा यहाँ के इंसानी किसानों के पास बहुत ज्यादा खेती करने की काबिलियत है। कम से कम हर एक दिव्य परिवर्तन से ऊपर है। जुआनहुआन सेक्ट के एलीट लोग काफी संख्या में इकट्ठा होते हैं। मुझे पक्का नहीं पता, दिव्य वृक्ष की छोटी सी दुनिया हर पल एक बड़ी आबादी को लगातार माइग्रेट करती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, दिव्य वृक्ष की छोटी सी दुनिया छठी स्टेज की अमर नस से घिरी हुई है, जिसमें अमरची का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ तक कि एक अमर के लिए भी यह एक गुफा स्वर्ग और धन्य भूमि है, एक खेती की पवित्र भूमि है। इंसानों के लिए तो यह और भी ज्यादा एक स्वर्ग है। सेक्ट के गुरु जुआनहुआन सेक्ट के शिष्यों की साधना को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए खास शिष्यों को दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया में साधना करने की इजाजत दी गई, जिससे उनकी साधना तेज हो गई।
मेरा मानना है कि दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया में इंसानी साधकों की संख्या 10 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है। जी चुवान थोड़ा मुस्कुराया। इन लाखों सालों में जुवानहुआन संप्रदाय ने लगातार पूरी मॉर्टल दुनिया में अपना विस्तार किया है और आज तक कई ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स, मिडिल 1000 वर्ल्ड्स और स्मॉल 1000 वर्ल्ड्स पर जीत हासिल की है। इतनी सारी दुनियाएं, अनगिनत इंसानों का पालन पोषण, लेकिन बहुत सारे इंसानों के होने पर भी टैलेंट चुनने के तरीके के बिना जुवानहुआन सेक्ट शायद इतनी तेजी से डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन जुवानहुआन सेक्ट अलग है, जो बुक रेल्म की शक्ति में माहिर है। असल में हर इंसान ड्रीम रियल मार्क को इंटीग्रेट करता है। जन्म के समय हर बच्चे का उसकी स्पिरिचुअल रूट एप्टीट्यूड और खास फिजिक के लिए टेस्ट किया जाएगा। किसी भी इंसान में थोड़ी भी काबिलियत होने पर उसे खेती के लिए चुना जाएगा। असल में छिपे हुए टैलेंट को नजरअंदाज करने का कोई चांस नहीं है। इस वजह से सिर्फ 10 लाख सालों में जुवानहुआन संप्रदाय ने बड़ी संख्या में जीनियस लोगों को चुना है। ट्रेनिंग के लिए जियानमू की अंदरूनी दुनिया में भी भेजा गया है। क्योंकि जियानमू की अंदरूनी दुनिया में छठे स्टेज की अमर नस है, इसलिए इसके अंदर रहना अमर दुनिया में साधना करने से लगभग अलग नहीं है और ट्रेनिंग की क्षमता स्वाभाविक रूप से दूसरी जगहों के साधकों से बेहतर होती है। जियानमू की अंदरूनी दुनिया की आबादी 1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है। 1 ट्रिलियन इंसान, कोई आश्चर्य नहीं कि 300 मिलियन सच्चे अमर लोग पैदा हुए। इस ट्रेनिंग एफिशिएंसी के साथ भविष्य में 300 मिलियन से ज्यादा ट्रू इमॉर्टल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि 30 अरब, 300 अरब या 3 ट्रिलियन सच्चे अमर लोगों को ढूंढना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप पूरी तरह से हैरान था। उसे जुवानहुआन संप्रदाय की नींव के बारे में कुछ समझ आ गई थी और उसका दिल बस उथल पुथल वाली लहरों की तरह हिल गया था। अगर उसे ऐसा डेटा पता न होता तो उसे यह पता ही नहीं चलता कि जुवानहुआन संप्रदाय इतना विकसित हो गया है। हालांकि ये सिर्फ सच्चे अमर हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उन्हें जरूरत अमर, हेवनली अमर बनने के मौके मिलेंगे। तब तक अरबों पृथ्वी अमर और अरबों स्वर्ग अमर हो सकते हैं। अमर दुनिया में कोई भी ताकत जुवानहुआन संप्रदाय की तरह इतने शक्तिशाली अमर लोगों को पैदा नहीं कर सकती। फुसफुस, फुसफुस, फुसफुस। इस समय जी चुवान के चारों ओर स्पेस टाइम में अचानक उतार चढ़ाव हुआ, जिसके बाद आकृतियां दिखाई दी। वे असल में जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्य थे, जिनकी साधना पृथ्वी अमरों के दायरे तक पहुंच गई थी। चुवान से मेल नहीं खाती थी, फिर भी उन्होंने बहुत तेजी से तरक्की की। ये कहा जा सकता है कि वे सभी एक ही संप्रदाय के साथी शिष्य हैं। उन्हें अमर दुनिया के अलग अलग बड़े राज्यों से दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया में भी वापस ले जाया गया। भाई जी, बहुत दिन हो गए मिले। हाँ, मुझे भाई जी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या संयोग है। भाई जी की अमर शक्ति बहुत गहरी है। लगता है कि स्वर्ग में अमर होने की बहुत उम्मीद है। शायद भाई जी स्वर्ग में अमर बनने वाले भाइयों और शिष्यों के पहले बैच में से एक हों। जुवानहुआन संप्रदाय के कई धरती के अमर लोगों ने जी चुवान को देखकर उत्साह से उनका स्वागत किया। आखिरकार जी चुवान को जुवानहुआन संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक माना जाता है। एक बेमिसाल जीनियस होने के नाते वो जुवानहुआन सेक्ट में भी काफी मशहूर है और अनगिनत साथी शिष्य उनकी तारीफ करते हैं। कोई कह सकता है कि वह एक सेलिब्रिटी है। इसलिए जुवानहुआन संप्रदाय में वह जहां भी जाएगा वहां हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो जी चुवान की पहचान को पहचान लेगा। मेरे जूनियर भाइयों को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आप सबके साथ जुवानहुआन संप्रदाय में लौट पाऊंगा। ऐसा लगता है कि आप सभी ने भी हाल के हजारों सालों में बहुत कुछ हासिल किया है, क्योंकि आपको आरू की सेलेस्टियल फीस्ट का न्योता मिला है। जी चुवान ने सभी साथी शिष्यों की ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। सच कहूं तो केवल जुवानहुआन संप्रदाय में ही उसे सुरक्षा का एहसास होता है। हालांकि वह यम संप्रदाय में एक इनसेक्ट डिसाइपल था, लेकिन वहां का माहौल जुवानहुआन संप्रदाय से मेल नहीं खा सकता था, क्योंकि यह आखिरकार एक डेमोनिक संप्रदाय है। इस प्रकार ये योग्यतम के बचने के नियम का बहुत सम्मान करता है। जिसके पास ज्यादा ताकत होगी उसे यम संप्रदाय में बड़ा अधिकार मिलेगा। ताकतवर भी बिना किसी जिम्मेदारी के कमजोर को मार सकता है। संप्रदाय आपको सजा नहीं देगा। इससे यम संप्रदाय के अंदर भाइयों और शिष्यों के बीच कड़ा मुकाबला शुरू हो जाता है। पीठ पीछे छुरा घोंपना आम बात है। इसलिए इतने लंबे समय तक यम संप्रदाय में रहने के बावजूद जी चुवान को मुश्किल से ही कोई भरोसे के लायक मिला और उसे कभी भी यम संप्रदाय से ज्यादा जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। लेकिन जुवानहुआन संप्रदाय अलग है। जुवानहुआन सेक्ट के अंदर कंपटीशन है,
लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन है जिसमें पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोई बात नहीं है। भाइयों और शिष्यों के बीच स्थिति अधिक समान है। कम से कम आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको मारने की साजिश कर रहा है। हाँ, इन हजारों सालों ने सच में मुझे बहुत फायदा पहुंचाया है। पहले मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मुझे स्वर्ग में एक अमर देवता का घर मिल गया था। मुझे अंदर 3 अमर आर्ट्स टेल्स मिले। मैंने तुरंत इमोर्टल आर्ट्स टेल्स को बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले में सौंप दिया। नहीं तो मुझे आरू के इस दिव्य उत्सव में शामिल होने का कोई मौका नहीं मिलता। जुवानहुआन संप्रदाय के एक अमर पृथ्वीवासी ने जीत की शेखी बघारी। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। आखिरकार अमर आर्ट्स टेल्स बहुत कीमती खजाने हैं जो आमतौर पर किसी शक्ति की विरासत की चीजें होती हैं। बाहरी दुनिया में ऐसे खजाने पैसे से भी नहीं खरीदे जा सकते। लेकिन इस आदमी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे 3 अमर आर्ट्स टेल्स मिल गए। ये ध्यान देने वाली बात है कि जुवानहुआन सेक्ट अमर आर्ट्स टेल्स को बहुत महत्व देता है और हर एक काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बराबर होता है। और यह बात कि उसे एक साथ 3 मिले बहुत बड़ी बात है। धर तेरे की किस्मत कैसी थी कि तूने 3 अमर आर्ट्स टेल्स ढूंढ लिए। हाँ सही है, मैंने एक अमर आर्ट्स टेल खोजने की कोशिश में खुद को लगभग थका दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाँ, अमर आर्ट्स टेल्स को ढूंढना इतना आसान नहीं है। अगर वे हैं भी तो वे शायद बड़ी ताकतों के हेडक्वार्टर के अंदर होंगे, कभी बाहर नहीं छोड़े जाएंगे। बिल्कुल, अमर आर्ट्स टेल्स को खोजने के लिए इतिहास में गायब हुए इंसानी कबीले के पंथों का पता लगाना होगा। हालांकि ऐसे पंथ खत्म हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अनजान जगहों पर छिपाकर बहुत सारा खजाना छोड़ दिया है। बदकिस्मती से ऐसे ग्रुप बहुत कम हैं, और अगर वे सच में हैं, तो शायद उन्हें अमर दुनिया की दूसरी ताकतों ने ढूंढ लिया होगा और सारा खजाना इकट्ठा कर लिया होगा और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, इस पॉसिबिलिटी के अलावा और भी पॉसिबिलिटी है। जैसे कोई इमोर्टल रिफाइनिंग मास्टर हो सकता है, उसे रेयर मिनरल्स मिले हों और फिर उसने उन्हें इमोर्टल आर्ट्स टेल्स में बनाया हो। इस केस में लोग भी इमोर्टल आर्ट्स टेल्स ढूंढ सकते हैं। बदकिस्मती से ऐसे रिफाइनिंग मास्टर्स बहुत कम हैं, बहुत कम। ग्रेट लुओ सेक्ट में भी इस काबिलियत के ज्यादा रिफाइनिंग मास्टर्स नहीं हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि यह बच्चा बहुत लकी है, वरना उसे इतने सारे इमोर्टल आर्ट्स टेल्स कहां से मिलते। जुवानहुआन सेक्ट के कई अर्थ इमोर्टल्स ने जोर शोर से चर्चा की, हर कोई जल रहा था। अगर उन्हें अमर आर्ट्स टेल के 3 टुकड़े मिल जाएं, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वे कितने खजाने के बदले में उन्हें पा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आखिर कुछ लोग बस लकी होते हैं और जलन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। असल में उसे एक और अमर आर्ट्स टेल मिला। जुवानहुआन संप्रदाय ने कितनी अमर टेक्निक सीखी है। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप काफी हैरान था। उसे पता था कि जुवानहुआन संप्रदाय को कभी कभी बाहर उनके शिष्यों से मिले कुछ अमर आर्ट्स टेल्स मिलते थे। समय के साथ अनगिनत टुकड़े जमा हो गए। ये समझना चाहिए कि अमर आर्ट्स टेल एक संप्रदाय की नींव है। कोई पंथ जितने ज्यादा अमर आर्ट्स टेल सीखता है, उसकी नींव उतनी ही गहरी होती है। आखिरकार अगर कोई अमर साधना को बढ़ाना चाहता है और आसमानी नियमों को समझना चाहता है, तो उसे एक के बाद एक अमर तकनीक को समझना होगा। जहां तक मुझे पता है, बुकरेल अब कुल 64,000 इमोर्टल टेक्निक्स में माहिर है। जी चुवान ने एक पल सोचा और एक नंबर बताया। क्या 64,000 अमर तकनीकें? ग्रेट लुओ सेक्ट्स के पास भी इतनी नहीं है ना? ये सुनकर इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जुवानहुआन संप्रदाय को बने हुए सिर्फ 10 लाख साल से कुछ ज्यादा ही हुए हैं। इतने कम समय में तो कोई सच्चा अमर भी बुढ़ापे से नहीं मरता। अमर दुनिया में इतने कम समय को सिर्फ एक नया बना हुआ पंथ माना जाता है। इसका कोई आधार नहीं होगा। लेकिन अब उन्होंने असल में 64,000 अमर टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। अगर यह खबर फैल गई तो इससे ह्यूमन कबीले में जरूर सनसनी फैल जाएगी। महान लुओ संप्रदायों में भी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 10,000 अमर तकनीकें होती हैं। बेशक कुछ शक्तिशाली महान लुओ संप्रदायों के पास 30 या 40,000 अमर तकनीकें हो सकती हैं। जुवानहुआन संप्रदाय द्वारा सीखी गई अमर तकनीकें अब पुराने महान लुओ संप्रदायों की तकनीकों का मुकाबला करती हैं। जुवानहुआन संप्रदाय की नींव को पार करने के लिए शायद अमर राजा लेवल की ताकत की जरूरत होगी। असल में दूसरे ग्रेट लुओ सेक्ट्स में इतने लोग नहीं हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट लुओ सेक्ट यम सेक्ट के पास केवल 36,000 अमर टेक्निक हैं। जी चुवान ने सिर हिलाया।
जुवानहुआंग संप्रदाय की मौजूदा ताकत सच में बहुत बढ़िया है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वह यम संप्रदाय की अमर तकनीकें हासिल नहीं भी कर पाता, तो भी जुवानहुआंग संप्रदाय की अमर तकनीकें ही उसे डालुओ गोल्डन अमर बनाने के लिए काफी हैं। फिर भी क्या यह इमोर्टल ट्रेजर शुची थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं है? असल में अमर आर्ट्स टेल पर खाना खा रहा हूँ। क्या अमर तकनीकों को समझने के लिए बुक रेल में रहना सच में एक अच्छा विकल्प है? इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वह इमोर्टल टेक्निक को समझ नहीं पा रहा था और उसे पता नहीं था कि बुक रेल में इमोर्टल टेक्निक को समझते समय जीचुआन ने क्या अनुभव किया था। फिर भी अपने अनुभव के आधार पर जुवानहुआंग संप्रदाय के कई शिष्यों को अमर तकनीकों को समझने के लिए बुक रेल में प्रवेश करने में मजा आया। ऐसा लगा कि ऐसा करने से उन्हें अमर तकनीकों की समझ में कोई खास फायदा नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प है। एक बार जब बुक रेल में एक इमोर्टल आर्ट्स टेल को खा लेता है, तो स्टेल बुक रेल में दिखाई देता है। इसके अलावा बुक रेल में लॉग इन करने से हमें एक के बाद एक इमोर्टल टेक्निक समझने में मदद मिलती है। इस बीच अगर हम बुक रेल में इमोर्टल टेक्निक्स को समझ लेते हैं, तो हमारी समझ कुछ समय के लिए बढ़ जाती है। बुक रेल हमारी खेती की मुश्किल को कम से कम 30% से ज्यादा कम कर देता है। नहीं तो जुवानहुआंग सेक्ट इतने कम समय में इतने सारे अर्थ इमोर्टल्स को जन्म नहीं दे पाता। जीचुआन ने सिर हिलाया और माना कि बुक रेल ने आसमान के नियमों को समझने में उनकी बहुत मदद की। बुक रेल के अंदर जाने के बाद ऐसा लगा जैसे उसकी समझ में बहुत बड़ा सुधार हुआ हो, जिससे उसके दिमाग की कंप्यूटेशनल स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। इस तरह बाहरी दुनिया की तुलना में आसमान के नियमों को समझने में उनकी काबिलियत कई गुना बढ़ गई। असल में ऐसा सिर्फ उसे ही नहीं लग रहा था, दूसरे भाई भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। शुरू में जुवानहुआंग संप्रदाय के कई शिष्यों को ये बात समझ नहीं आई। आखिरकार मॉर्टल वर्ल्ड में रहते हुए वे रहस्यमय शक्तियों और कल्टिवेशन टेक्निक को समझने के लिए बुक रेल की शक्ति पर निर्भर थे। इसलिए उन्हें नहीं लगा कि उनकी समझ में सुधार हुआ है। लेकिन एक बार इमोर्टल वर्ल्ड में स्मगलिंग करके अलग अलग इमोर्टल वर्ल्ड फोर्स में शामिल होने के बाद उन्हें इन फोर्स के इमोर्टल आर्ट्स टेल्स और अनगिनत इमोर्टल टेक्निक्स को समझने का मौका भी मिला। फिर जुवानहुआंग संप्रदाय के कई शिष्यों को तुरंत एहसास हुआ कि वे और भी बेवकूफ हो गए हैं। उनकी सोच काफी धीमी हो गई है, जिससे उनकी अमर तकनीक को समझना मुश्किल हो गया है। इसके बाद उन्होंने बुक रेल के शानदार इस्तेमाल को समझा, जिससे असल में उनकी समझ और बढ़ गई। समय के साथ वे कई अमर तकनीकों को समझने के लिए बुक रेल में लॉग इन करने के भी आदी हो गए। इससे सच में उनकी खेती की क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई। ओह, अमर खजाना शुची सच में असाधारण। इतनी खास काबिलियत होने की वजह से ये कम से कम एक अल्टीमेट ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, शायद किंग ग्रेड भी। अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप ने गहरी भावना के साथ टिप्पणी की। दुनिया में ऐसा कोई खास अमर आर्टिफैक्ट हो सकता है जो इंसानी अमर प्राणियों की समझ को बढ़ा सके और आसमानी नियमों को समझने में उनकी काबिलियत बढ़ा सके। अगर यह मामला सामने आ गया तो यह निश्चित रूप से अमर दुनिया को हिला देगा। तब तक कौन जानता है कि कितनी सेनाएं आ जाएंगी। इसके बाद जुवानहुआंग संप्रदाय सभी का निशाना बन सकता है। अनगिनत ताकतों से घिरे होने के कारण वे अमर खजाने शुची को ले लेंगे और उस पर अपना दावा करेंगे। कलाकृति की शक्ति सच में अथाह है, इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। मुझे सच में नहीं पता कि सेक्ट के मास्टर को ये कहाँ से मिला। ईमानदारी से कहूं तो अगर सेक्ट के मास्टर ने अमर खजाना शुची को बाहर नहीं निकाला होता, तो जुवानहुआंग सेक्ट शायद इतने जीनियस लोगों को जन्म नहीं देता और न ही इतने सारे अर्थ इमोर्टल्स को पालता पोसता। जीचुआन ने यह भी माना कि अमर खजाने शुची ने सच में जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्यों को काफी मदद दी थी। असल में जुवानहुआंग संप्रदाय के ज्यादातर शिष्य सिर्फ औसत दर्जे के होते हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट के तहत खास मौकों के बिना वे शायद ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन बुक रेल से मदद मिलने के बाद जुवानहुआंग सेक्ट के हर शिष्य की साधना की क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। भले ही एफिशिएंसी में सिर्फ 20 से 30% का सुधार हुआ हो, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ये खेती में लगने वाले बहुत ज्यादा मेहनत वाले समय की बचत के बराबर है। इस प्रकार सफलता की दर भी अधिक है। ऐसा लगता है कि जुवानहुआंग संप्रदाय शिष्यों को कानून समझाने में मदद करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करता है, वे सिर्फ किताबी दुनिया तक ही सीमित नहीं है। ड्रीम रेल भी खेती में मदद करने वाले तरीकों में से एक लगता है। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप ने पूछा। आखिरकार उसने हमेशा अपने मालिक को सपनों के दायरे में साधना में डूबा हुआ देखा।
हर कल्टीवेशन सेशन के बाद कल्टीवेशन का लेवल काफी बढ़ जाएगा। इससे पता चलता है कि ड्रीम रेल्म में साधना करना अमर लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। वास्तव में ये सच है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं, ड्रीम रेल्म असलियत की सभी घटनाओं को सिमुलेट कर सकता है। उदाहरण के लिए, ड्रीम रेल्म किसी अमर व्यक्ति के पूरे जीवन की नकल कर सकता है, या किसी अमर विश्व युद्ध की नकल कर सकता है, वगैरह। अगर हम इसमें घुसते हैं तो हम अलग अलग अमर प्राणियों के साथ लड़ाई कर सकते हैं। जानने के लिए, कानून समझने की क्षमता को बेहतर बनाने का पहला तरीका स्वाभाविक रूप से अमर तकनीकें सीखना है, लेकिन दूसरा तरीका दुश्मनों से लड़ना है। जिंदगी और मौत के बीच बहुत डर है। ये बैटल जीनियस साधना में इतने कुशल क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लगातार लड़ते रहते हैं, हमेशा जिंदगी और मौत के बीच। इससे ये ताकतवर ताकतें अपनी समझने की काबिलियत को बढ़ाती हैं, अक्सर आसानी से अमर टेक्निक में माहिर हो जाती हैं और ऊंचे लोगों तक भी पहुंच जाती हैं, जिससे वे स्वर्ग और धरती के अलग अलग नियमों को समझ पाती हैं। इसलिए हम कानून समझने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए ड्रीम रेल्म में लड़ाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि कॉम्बैट एक तरह की प्रैक्टिकल स्टडी है और इमॉर्टल्स को बेहतर बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है। जी चुवान ने सिर हिलाया। उसे भी लगा कि ड्रीम रेल्म इमॉर्टल्स की प्रोग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर बुक रेल्म के होने से जुवानहुआंग सेक्ट के शिष्यों की समझने की क्षमता बढ़ सकती है और जुवानहुआंग सेक्ट के अमर शिष्यों को जल्दी से एक अमर टेक्निक में घुसने और उसे मास्टर करने में मदद मिल सकती है, तब ड्रीम रेल्म का होना एक अपग्रेडेड वर्जन जैसा होता है, जो इमॉर्टल्स को इमॉर्टल टेक्निक्स में पूरी तरह से मास्टर होने और टेक्निक्स को और ज्यादा कुशल बनाने में मदद करता है, जिससे वे ऊंचे लोकों में कदम रख पाते हैं। आखिरकार, सिर्फ कड़ी मेहनत से खेती करने से ज्यादा असर नहीं होता। इमॉर्टल टेक्निक असल में लड़ाई का एक तरीका भी है। अगर लड़ाई में इस्तेमाल न हो सके तो वे बेकार हैं। इसलिए इमॉर्टल टेक्निक्स के लिए अभी भी प्रैक्टिस की जरूरत है। ड्रीम रेल्म के फायदे सिर्फ यही नहीं है। ये 100% असली लड़ाई की नकल कर सकता है, लेकिन अगर तुम लड़ाई हार भी गए तो भी तुम नहीं मरोगे। इस तरह इमॉर्टल्स ड्रीम रियल में आजादी से लड़ सकते हैं और अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। लड़ाइयाँ कहाँ मिलेंगी? उद्धरण चिन्ह। और एक लापरवाही से आप दुश्मन के हाथों मारे जा सकते हैं और इस तरह आपका अंत हो सकता है। अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप ने गंभीरता से कहा। ऐसा लगता है कि यह ड्रीम रियल के होने की अहमियत में से एक है। सच कहूं तो जिंदगी और मौत की लड़ाई करना आसान है, बस इटर्नल नाइटलैंड की ओर बढ़े और एलियन बैटलफील्ड में घुस जाएं। उस जगह पर ऐसा लगता है जैसे हर पल जान का खतरा बना रहेगा। समस्या यह है कि ऐसा करने से मृत्यु दर बहुत अधिक है, थोड़ी सी लापरवाही से मृत्यु हो सकती है। सच में, थोड़ी सी कॉम्बैट एक्सपीरियंस के लिए मौत से कीमत चुकाना सही नहीं है। हालांकि ड्रीम रेल्म के आने से ये साइड इफेक्ट पूरी तरह से बच जाते हैं। यह न केवल जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों को अलग अलग स्किल्स में पूरी तरह से माहिर बनाता है, बल्कि यह भी पक्का करता है कि शिष्यों को मौत का खतरा न हो। यह असल में दोनों के लिए फायदे का सौदा है। हाँ, सही है। जब से मैंने साधना करने के लिए ड्रीम रेल्म में कदम रखा है, मैंने कई इमॉर्टल टेक्निक्स में अच्छे से महारत हासिल कर ली है। यम संप्रदाय के कई शिष्यों की तुलना में इसमें कोई शक नहीं है कि अमर तकनीकों में मेरी महारत सबसे ज्यादा है। मुझे लगता है कि डेमोनिक सेक्ट में भी इस तरह की जिंदगी और मौत की लड़ाई के ज्यादा मौके नहीं हैं। जी चुवान ने सिर हिलाया। हालांकि ड्रीम रेल्म असल जिंदगी की लड़ाई की पूरी तरह से जगह नहीं ले सकता, लेकिन ये कम से कम 70 से 80% तक होनिंग इफेक्ट तो दे ही सकता है, जो सच में काफी है। आखिर आम अमर लोगों को खेती में मदद करने के लिए ऐसे साधन कहाँ से मिलेंगे? इमॉर्टल टेक्निक पावर पर कंट्रोल दूसरे इमॉर्टल से बेजोड़ है। इसी कारण से जुवानहुआन संप्रदाय के ट्रू इमॉर्टल्स और अर्थ इमॉर्टल्स सभी में असाधारण युद्ध शक्ति है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि उनकी कल्टीवेशन स्पीड तेज है, बल्कि उनकी कॉम्बैट पावर भी उसी रैंक के दूसरे इमॉर्टल्स से कहीं ज्यादा है। इससे वे अपनी अपनी सेनाओं के एलीट बन गए हैं और कुछ बड़े लोग उन्हें अहमियत देते हैं। असल में वही हम संप्रदाय के इनसेक्ट डिसाइपल कैसे बन सके, यह एक बहुत जरूरी बात है। भाई जी, अब समय आ गया है। हमें पान ताओ फेस्टिवल के लिए जल्दी जाना चाहिए। इस समय जुवानहुआन संप्रदाय के एक अमर पृथ्वी पुरुष ने तुरंत कहा। पान ताओ फेस्टिवल की जगह डिवाइन ट्री की मेन दुनिया के अंदर है। अमर दुनिया में जुवानहुआन संप्रदाय का हेडक्वार्टर बन गई है। ठीक है, जी चुवान ने सिर हिलाया। आखिरकार वे अभी जिस जगह पर हैं, वह दिव्य वृक्ष के अंदर एक छोटी सी दुनिया है।
मेन दुनिया में जाने के लिए उन्हें अभी भी टेलीपोर्टेशन एरे लेना होगा। केवल इसी तरह से कोई छोटी दुनिया से मुख्य दुनिया में टेलीपोर्ट हो सकता है। डिवाइन ट्री के अंदर की दुनिया में स्पेस में घूमना असल में नामुमकिन है। दिव्य वृक्ष की अनुमति के बिना कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मेन दुनिया में जाने के लिए किसी को भी आज्ञा मानकर टेलीपोर्टेशन एरे लेना होगा। स्विश स्विश स्विश। ज्यादा समय नहीं लगा और सभी लोग तेजी से टेलीपोर्टेशन एरे के सामने पहुंच गए और फिर उसे एक्टिवेट कर दिया और तुरंत डिवाइन ट्री की मेन दुनिया में पहुंच गए। इसमें कोई शक नहीं कि पिछली छोटी दुनिया की तुलना में मुख्य दुनिया का आकार कई गुना बड़ा है। ये बस बहुत बड़ा और बेहिसाब है। एरिया के हिसाब से कम 10,000 इमोर्टल रेल्म ह्यूमन प्रोविंस के बराबर है। इस तरह अनगिनत ह्यूमन कल्टीवेटर भी मेन दुनिया के अंदर रहते हैं और ऊंचे ऊंचे शहर बनाए गए हैं। ये बहुत खुशहाल और चहल पहल वाला लगता है। बेशक, क्योंकि ये दिव्य वृक्ष की अंदरूनी दुनिया है, इसलिए यहाँ असल में कोई पहाड़ नहीं है, सिर्फ मैदान है। ये बस एक बहुत बड़ा समतल मैदान है। हालांकि यह जुवानहुआन संप्रदाय के लिए एक वरदान है, क्योंकि ऐसे विशाल मैदान विभिन्न प्रकार के स्पिरिट राइस, इमोर्टल राइस और इमोर्टल एलिक्सिर लगाने के लिए एकदम सही है। इससे जुवानहुआन संप्रदाय के औषधीय उद्यान का और विस्तार हुआ है। जुवानहुआन संप्रदाय के बनाए गए मेडिसिनल गार्डन का हिस्सा है। उनके चारों ओर पूरी अमर दुनिया से अमर अमृत है, जिनकी तेज औषधीय खुशबू बस मन को खुश कर देती है। हे भगवान, कितना समय बीत गया है, फिर भी इतने सारे अमर अमृत बोए गए हैं। इसकी तुलना में यम संप्रदाय तो बस कचरा है। अगर दूसरी सेनाओं को पता चलता कि यहाँ इतने सारे अमर अमृत रखे गए हैं, तो वे शायद उनके लिए पागलों की तरह आते। अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप ने हैरानी से कहा। उसे लगा कि पिछली बार जब वह दिव्य वृक्ष की दुनिया में आया था, तब से 10,000 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन अब डिवाइन ट्री वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट हुआ है, वह सच में हैरान कर देने वाला है। न केवल कई शहर बनाए गए, बल्कि बड़ी संख्या में औषधीय उद्यान भी बनाए गए। कई अमर अमृत जल्दी ही लगाए गए और वे पक भी गए। अमर अमृत की इतनी बड़ी संख्या सचमुच दिल को छू लेने वाली है। यह अनगिनत अमर लोगों के लालच को भड़काने के लिए काफी है। दुर्भाग्य से यहाँ कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार ये दिव्य वृक्ष की दुनिया है और यहाँ कोई भी गड़बड़ी दिव्य वृक्ष द्वारा तुरंत दबा दी जाएगी। जब तक कोई डालुओ गोल्डन इमोर्टल नहीं बन जाता, तब तक बचने का सवाल ही नहीं उठता। बेशक, मेडिसिनल गार्डन में कई प्रोहिबिशन एरे भी बनाए गए हैं, जो बाहरी लोगों को आसानी से आने से रोकते हैं। हमारा जुवानहुआन संप्रदाय अमर अमृत लगाने में वाकई बहुत माहिर है। असल में ये सच में सस्टेनेबल ग्रोथ है। दूसरे अमर लोग के संप्रदाय तो बस चलते हुए जंगल में मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारा जुवानहुआन संप्रदाय ही इंसानी कुल का भविष्य है। जुवानहुआन सेट के राज में होता तो ताकत आज की तुलना में बहुत ज्यादा होती। जी, जुवान ने अपनी मुठियां भींच ली। वह जानता है कि जुवानहुआन संप्रदाय अमर अमृत की खेती करने में कितना माहिर है। जुवानहुआन संप्रदाय के खजाने में पहले से ही बड़ी मात्रा में अमर अमृत मौजूद है। कीमत कितने अमर पत्थरों की होगी। जुवानहुआन संप्रदाय के स्ट्रैटेजिक रिजर्व हैं और जाहिर है कि वे इन्हें बेवकूफी में नहीं बेचेंगे। स्विश स्विश स्विश। इसी समय दूर के पृथ्वी के अमर प्राणी भी चारों तरफ से आते हुए दिखाई दिए। जी चुवान ने ध्यान से देखा और कई जाने पहचाने चेहरे पहचाने, जैसे झाओ हुआइझेन, दाओवादी वोवे, सोंग पिंग आन, जीवन, यांग कियानयुवान, वू वुबिंग, ली युवानचू और दूसरे लोग जुवानहुआन संप्रदाय में जाने माने साधक थे और संप्रदाय में अहम पदों पर थे। साफ है, इन ऊंचे ओहदे वाले लोगों को पानताओ फेस्टिवल का न्योता मिला और वे इसके लिए डिवाइन ट्री वर्ल्ड लौट आए। तसक तसक, यहाँ बहुत सारे पृथ्वी अमर है ना? सिर्फ इस पेनताओ फेस्टिवल में ही 10,000 से ज्यादा अर्थ इमॉर्टल्स आ रहे हैं। अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप ने तारीफ में अपनी जीभ चिटकाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 10 लाख सालों में जुवानहुआन सेक्ट में इतने सारे अर्थ इमॉर्टल्स होंगे जो इतनी तेजी से डेवलप हो रहे होंगे। जुवानहुआन सेक्ट के सभी अर्थ इमॉर्टल्स भी नहीं हैं, बल्कि उनका एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल किए, इसलिए वे पेनताओ फेस्टिवल में शामिल होने के इनविटेशन के लिए क्वालिफाई हुए। धरती पर अमर लोगों की संख्या के आधार पर जुवानहुआन संप्रदाय पहले ही 1 मिलियन से ज्यादा हो चुका है। जी जुवान मुस्कुराया, ये सोचकर कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जुवानहुआन संप्रदाय में धरती पर अमर लोगों की संख्या बहुत पहले ही 10 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। ये सच में एक डरावना आंकड़ा है।
क्या जुआनहुआंग संप्रदाय सच में इस हद तक विकसित हो गया है? 300 मिलियन सच्चे अमर और 10 लाख सांसारिक अमर के साथ ये बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई है। नहीं, टैलेंट डेवलपमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है, इतने सारे ट्रू इमॉर्टल्स के आगे बढ़ने के साथ। और वे 10 लाख साल के अंदर सफल हो गए। यमा संप्रदाय जैसे महान लुओ संप्रदाय के लिए भी इसे जीनियस लेवल माना जा सकता है। अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप ने कहा, सिर्फ संख्या ही प्रभावशाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि सफल टैलेंट डेवलपमेंट की संभावना बहुत ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए, दूसरी अमर दुनिया की ताकतों में सच्चे अमर लोग शायद ही कभी धरती पर अमर बनते हैं, आमतौर पर 10,000 में से एक। अगर वे धरती पर अमर भी बन गए तो ये लाखों साल बाद की बात होगी। जुआनहुआंग संप्रदाय के शिष्यों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जो 10 लाख साल में धरती पर अमर हो जाते हैं और स्वर्ग में अमर होने से भी ज्यादा दूर नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर अकल्पनीय है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि जुआनहुआंग संप्रदाय के शिष्य बनाने के तरीके दूसरी ताकतों से बेजोड़ हैं। इसी रफ्तार से चलते रहने पर कौन जाने कितने स्वर्गीय अमर और गहन अमर पैदा हो जाएं। हाँ, हमारी खेती का कोई खास महत्व नहीं है। कहा जाता है कि सेक्ट मास्टर के ज्यादातर साथी हेवनली इमोर्टल बन गए हैं और वे भी अमर होने से ज्यादा दूर नहीं हैं। जब खेती की स्पीड की बात आती है तो हम बहुत पीछे हैं। जी चुवान ने अपना सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि इस लेवल की खेती की स्पीड ज्यादा मायने नहीं रखती। आखिरकार संप्रदाय के गुरु और उनके साथियों की तुलना में वे बहुत पीछे हैं, क्योंकि सेक्ट मास्टर के साथी भी उनकी उम्र के ही हैं। फिर भी वे पहले ही हेवनली इमॉर्टल्स बन चुके हैं और प्रोफाउंड इमॉर्टल्स के भी करीब हैं। जहां तक सेक्ट मास्टर की बात है तो ये तो चर्चा से भी परे है। कहा जा रहा है कि वह तेजी से ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल के करीब पहुंच रहा है। यह एक ऐसी जिंदगी है जहां वे पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते। यह अलग है, वे जुआनहुआंग ताओइस्ट के साथी हैं। लगातार स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है जो हमारे लिए बेमिसाल है। अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगा कि वे महिलाएं अपनी साधना में इतनी तेजी से आगे बढ़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि जुआनहुआंग ताओइस्ट ने उन्हें पागलपन से अमर गोलियां और अमर अमृत तोहफे में दिए थे। बिना अनलिमिटेड रिसोर्स के उनकी खेती इतनी तेजी से कैसे हो सकती है? हालांकि ये करीबी साथी हैं, इसलिए उनके रिश्ते की तुलना आम शिष्यों से नहीं की जा सकती। यह एक ऐसा रिश्ता है जिससे हर कोई जलता है लेकिन उसे पा नहीं सकता। नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ भी काबिलियत होनी चाहिए। अगर आपके पास काबिलियत नहीं है तो रिसोर्स होने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं है। मिट्टी को दीवार पर नहीं उकेरा जा सकता। सेक्ट मास्टर के सभी साथी बहुत टैलेंटेड हैं और ट्रू स्पिरिट ब्लडलाइन रखते हैं। उन्हें कहीं भी रखा जाए उन्हें विलक्षण प्रतिभा ही माना जाएगा। जी चुवान ने इस बात से सहमत न होते हुए अपना सिर हिलाया, बल्कि उनका मानना था कि उन सभी महिलाओं में बेमिसाल काबिलियत है। वह सेक्ट मास्टर के साथियों की बहुत तारीफ करते थे। इतने सालों के बाद झोउ सुई ज्यादातर बंद कमरे में साधना कर रहे हैं और शायद ही कभी संप्रदाय के कामों में ध्यान देते हैं। बिंगी और दूसरों ने संभाले। जुआनहुआंग संप्रदाय के असली कंट्रोलर हैं। जुआनहुआंग संप्रदाय के अनगिनत शिष्य उनसे प्रभावित हुए हैं, इसलिए इन महिलाओं की प्रतिभा को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता है, न कि केवल दिखावा। अगर वे सिर्फ फूलदान होते तो वे स्वर्ग में अमर होने के लिए समय के नियम को समझ नहीं पाते। खुद एक अर्थली इमोर्टल होने के नाते वह अच्छी तरह समझते हैं कि हेवनली इमोर्टल बनना कितना मुश्किल है। ये सिर्फ रिसोर्स की बात नहीं है। वास्तव में अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप चुप हो गया, अवाक रह गया, क्योंकि यह सच में अमर साधना का तरीका है। तथाकथित संसाधन केवल केक पर आइसिंग है, जीवन बचाने वाले तिनके नहीं। अगर काबिलियत कम है और समझ की कमी है तो बहुत सारी अमर गोलियां और अमर अमृत भी बेकार की मेहनत होगी। बूम टिल्ड। जैसे ही वे बोले, जी चुवान और दूसरे लोग आगे बढ़ते गए और आखिर में डिवाइन ट्री वर्ल्ड के सेंट्रल शहर जुआनहुआंग सिटी पहुंच गए। जुआनहुआंग संप्रदाय का असली हेडक्वार्टर है। ये हजारों मील की दूरी तय करता है जिसका पता नहीं है। पूरा शहर एक राज्य जैसा है जिसके अंदर घनी इमारतें हैं। बीच में एक ऊंचा और शानदार महल है जो शाही महल जैसा शानदार है। दुनिया इसे जुआनहुआंग पैलेस के नाम से जानती है। आमतौर पर झोउ सुई और उसके साथी जुआनहुआंग पैलेस में रहते हैं। इस बार दिव्य आरु अमर पर्व जुआनहुआंग पैलेस में मनाया जा रहा है। कई बुलाए गए अमर लोग भी जुआनहुआंग पैलेस की ओर जा रहे हैं।
ऐसा लगता है जैसे अनगिनत अमर लोग एक साथ आ रहे हैं, सच में हलचल हो रही है। इमोर्टल आर्टिफैक्ट येलो स्प्रिंग्स मैप ने उत्साह से कहा। जुवानहुआन पैलेस की ओर बढ़ते हुए कई ताकतवर अमर लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ। हर इमोर्टल ने अपनी यूनिक स्किल्स दिखाई। कुछ बादलों पर सवार, कुछ तलवार से यात्रा करते, कुछ हर कदम पर जमीन को सिकुड़ते, कुछ उड़ते जहाज चलाते। संक्षेप में अलग अलग अमर लोगों ने बचने के अलग अलग तरीके दिखाए। ये शहर भी प्रभावशाली है। यह एक सिक्स्थ स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन से ढका हुआ है, जो ग्रेट लुओ लेवल इमोर्टल एरे के बराबर है। इसका मतलब है कि सेक्ट मास्टर की फॉर्मेशन में एक्सपर्टीज ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल तक पहुंच गई है। अगर इसे चालू किया जाए तो यह अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति दिखाएगा। जी चुवान ने आंखें सिकोड़ ली। जुवानहुआन शहर की महानता को महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने बहुत पहले ही एक सिक्स्थ स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन बना लिया था। यह इमोर्टल एरे का लगभग सबसे ऊंचा लेवल है जो उसने देखा है। इससे पहले उन्होंने इस लेवल का अमर व्यू केवल यम संप्रदाय के हेडक्वार्टर में ही देखा था। लेकिन जुवानहुआन संप्रदाय के पास पहले से ही अपना संप्रदाय है। जुवानहुआन शहर की सुरक्षा के मकसद से बनवाया था। बेशक डिवाइन ट्री वर्ल्ड में रहना अपने आप में बहुत सुरक्षित है। भले ही सिक्स्थ स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन फिर से सेटअप किया जाए, ये बस फालतू है। उन्हें लगा कि यह पूरी तरह से सेक्ट के मास्टर का दिखावा था, ताकि वे जुवानहुआन सेक्ट के कई शिष्यों को अपनी फॉर्मेशन की मास्टरी दिखा सकें, और साथ ही कई शिष्यों को संप्रदाय की गहरी नींव भी दिखाए। ये कहना होगा कि इस छठे चरण के अमर स्वरूप के आने से जुवानहुआन संप्रदाय के कई शिष्यों को सच में बहुत गर्व हुआ है। जुवानहुआन संप्रदाय में विश्वास भी बहुत बढ़ गया है। यह जुवानहुआन ताओवादी बस एक राक्षस है, जो साधना के सभी पहलुओं में लगभग कुशल है। अब तो फॉर्मेशन में भी उनकी मास्टरी इस लेवल पर पहुंच गई है। अमर कलाकृति येलो स्प्रिंग्स मैप अवाक था। ऐसे राक्षस के लिए तो तारीफ के शब्दों का भी कोई मतलब नहीं है। दूसरे पक्ष की महानता के बारे में और कहने की जरूरत नहीं है। गड़गड़ाहट टिल्ड पलक झपकते ही सभी लोग जुवानहुआन पैलेस पहुंच गए। प्लाजा पर बहुत सारी सीटें पहले से ही लगी हुई थी और टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। यहाँ तक कि उन पर पुराने आड़ू भी रखे गए थे, जिनसे बहुत ज्यादा एनर्जी और खुशबू आ रही थी, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता था। हर सीट पर नाम लिखा था, इसलिए भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक आपको अपनी सीट मिल जाए, आप सीधे बैठ सकते हैं और पीच इमोर्टल फीस्ट की शुरू होने का इंतजार कर सकते हैं। सूश थोड़ी ही देर में जी चुवान अपनी सीट पर आ गया। क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स काफी अच्छे थे, इसलिए उनकी सीट सामने के काफी पास थी। टेबल पर पुराने जमाने के आड़ू और अलग अलग तरह के स्वादिष्ट अमर जानवरों का मीट देखकर वह अपनी उंगलियों को इच्छा से फड़कने से रोक नहीं सका। अगर उसे यह खाना पसंद आया तो उसकी खेती तेजी से बढ़ सकती है। तब तक हेवनली इमोर्टल की दूरी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन पीच इमोर्टल फीस्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए वह ज्यादा बेसब्र नहीं हो सकता। ये बहुत बदतमीजी होगी। स्वूश स्वूश स्वूश। उस समय प्लाजा पर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था, जिस पर सेट टेबल रखी थी, जो सभी जी बिंगियों और दूसरों की थी। साथ ही झो सुई की सीट भी थी। हालांकि चून की झो सुई उस समय बंद कमरे में साधना कर रहे थे, इसलिए वे इस बार शामिल नहीं हुए। सिर्फ जी बिंगियों और दूसरे दाव साथी ही शामिल हुए, जो इस पीच इमोर्टल फीस्ट को होस्ट करने के लिए जिम्मेदार थे। बेशक हर पीच इमोर्टल फीस्ट बहुत बड़ा होता है, जो जुवानहुआन सेक्ट के लिए एक बड़ा इवेंट होता है। मुझे उम्मीद है कि जुवानहुआन संप्रदाय हमेशा फलता फूलता रहेगा। जी चुवान ने उम्मीद से सोचा। आखिरकार एक बड़े पेड़ के नीचे चमक का आनंद लेना अच्छा है। अगर जुवानहुआन संप्रदाय खत्म हो जाता है तो जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों के तौर पर उन्हें स्वाभाविक रूप से अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन इस डेवलपमेंट ट्रेंड के अनुसार उन्हें लगा कि जुवानहुआन सेक्ट किसी भी तरह से खत्म नहीं हो सकता। जब तक सेक्ट का मास्टर खड़ा रहेगा, जुवानहुआन सेक्ट नहीं गिरेगा। गड़गड़ाहट टिल्ड। इस समय पूरे दिव्य वृक्ष जगत में अचानक एक बहुत बड़ा कंपन हुआ। एक जोरदार गर्जना हुई। अनंत अमरची इकट्ठा हुआ, विशाल और शक्तिशाली, जिससे एक भयानक भंवर बन गया। इससे जुवानहुआन संप्रदाय के अनगिनत शिष्य हैरान रह गए और वे आसमान की ओर देखने लगे। क्या हो रहा है? ऐसी दिव्य घटना अचानक कैसे प्रकट हुई? ये दिव्य वृक्ष जगत है, इतनी बड़ी घटना कौन कर सकता है? जी चुवान और अन्य लोग हैरान थे। वे अनंत अमरची को एक जगह इकट्ठा होते हुए महसूस कर सकते थे, जैसे कि पूरी छठी स्टेप वाली अमर नस हिल रही हो,
जिससे आसमान में अरबों मील तक फैला एक बहुत बड़ा अमरची भंवर बन गया हो। अगर ये दिव्य वृक्ष की दुनिया में न होकर बाहरी दुनिया में होता तो कोई नहीं जानता कि यह घटना कितने मील तक असर डालती। समय के साथ पूरा दिव्य वृक्ष जगत हिलने लगा, ऐसा गूंजने लगा जैसे कोई छोटा भूकंप आया हो। चिंता मत करो, हो सकता है कि गुरु की साधना सफल हो गई हो। ये घटना कुछ समय तक ही रहेगी और जल्द ही खत्म हो जाएगी। इस समय एक आवाज आई जो किसी और की नहीं बल्कि दाओवादी फेंगशी की थी। जुआनहुआंग संप्रदाय के हर शिष्य की चेतना के सागर की गहराई तक पहुंच गई और सभी को तुरंत शांत कर दिया। लेकिन ये सुनते ही सबके बीच तूफान मच गया। वहां मौजूद लोग बेवकूफ नहीं थे, वे कैसे नहीं समझ पाए कि यह बात क्या दिखाती है। बिल्कुल नहीं, मास्टर तो बस तोड़ने ही वाले हैं। ये सच है या झूठ? ये सच होना चाहिए। ऐसी अद्भुत घटना को नकली नहीं बनाया जा सकता और ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो मास्टर की साधना पहले से ही गोल्डन इमोर्टल परफेक्ट स्टेज पर थी। अगर वह फिर से सफल हो जाता है तो क्या वह दालुओ गोल्डन इमोर्टल नहीं बन जाएगा? ये तो यकीन नहीं होता। सबने उत्साह से चर्चा की। वे अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक दूसरे को देखते हुए वे अंदर तक हिल गए थे, क्योंकि एक बार जब मास्टर दालुओ गोल्डन इमोर्टल बन जाता है तो यह निश्चित रूप से जुआनहुआंग सेक्ट की ताकत को काफी बढ़ा देगा। तब तक जाहिर है जुआनहुआंग संप्रदाय एक महान लुओ शक्ति बन जाएगा। जुआनहुआंग सेक्ट की अभी की नींव और ताकत को देखते हुए कई पुरानी महान लुओ ताकतों के बीच भी वे जरूर एक अहम जगह और अधिकार रखेंगे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि अगर मास्टर दालुओ गोल्डन इमोर्टल बन गए तो जुआनहुआंग सेक्ट कितना ताकतवर होगा। लेकिन बेशक जुआनहुआंग सेक्ट इंसानी कबीले का हेजेमन बनने के और करीब आ रहा है। तब तक वे न केवल मौत की दुनिया के मालिक होंगे बल्कि अमर दुनिया के भी मालिक होंगे। मास्टर की साधना और योग्यता को देखते हुए दालुओ गोल्डन इमोर्टल बनना कोई अजीब बात नहीं है। सच में कुछ अजीब नहीं है, लेकिन मास्टर ने कितने समय तक साधना की है? सिर्फ 1.25 लाख साल। इतने कम उम्र के दालुओ गोल्डन इमोर्टल तो बस पहले कभी नहीं हुए। हाँ, सच में हमारी उम्र सेक्ट के मास्टर से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन हमारे कल्टीवेशन लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। ईमानदारी से कहूं तो लोगों की तुलना करना बेकार है। सेक्ट का मास्टर कैसा इंसान है, बस उसकी थोड़ी सी शान में डूब जाना ही हमें दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बना देगा। हर कोई इमोशन से भर गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। हालांकि उन्हें पता था कि सेक्ट का मास्टर आखिरकार दालुओ गोल्डन इमोर्टल बन जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी सिर्फ 10 लाख साल में हो जाएगा। अगर यह खबर फैल गई तो यह निश्चित रूप से पूरी अमर दुनिया को हिलाकर रख देगी। उस समय संप्रदाय के गुरु लोगों की आलोचना का निशाना बन सकते थे। यहाँ तक कि वे एकांत प्रिय अमर राजा भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन सेक्ट के मास्टर के शांत स्वभाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर वह दालुओ गोल्डन इमोर्टल बन भी जाए तो भी बाहर वालों को पता नहीं चलेगा। आखिरकार एक दालुओ गोल्डन इमोर्टल सच में इमोर्टल दुनिया के एक इलाके का मालिक है, लेकिन असल में अजेय प्राणी अमर राजा हैं। अगर वह अमर राजाओं की जलन का कारण बन गया तो कौन जानता है कि इससे किस तरह की मुसीबत खड़ी हो सकती है। कभी कभी हाई प्रोफाइल होना अच्छी बात नहीं होती, ये सिर्फ खोखली शोहरत है। ... इस समय कियान सियुन, चू डी किरुयू, जिया शुयांग, ये फेर और दूसरों ने भी इस ऑरा को महसूस किया। झो सुई के दाओइस्ट साथी होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से अपने आदमी के ऑरा में होने वाले बदलावों के प्रति ज्यादा सजग थे। दालुओ गोल्डन इमोर्टल बनने की राह पर था। दालुओ गोल्डन इमोर्टल बनने की राह पर हैं। क्या कोई दिक्कत होगी? म्यूजियाई ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। हालांकि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था और उसे विश्वास था कि दालुओ गोल्डन इमोर्टल के पद पर उसका प्रमोशन पक्का है, लेकिन दुनिया का कुछ भी पता नहीं चलता। दालुओ गोल्डन इमोर्टल की रुकावट ने इमोर्टल वर्ल्ड में अनगिनत जीनियस लोगों को रोक दिया है। अमर दुनिया में बहुत सारे गोल्डन इमोर्टल हैं, लेकिन कुछ ही दालुओ गोल्डन इमोर्टल बनते हैं। दालुओ गोल्डन इमोर्टल बनना कितना हैरानी की बात है कि मुश्किल है। इसलिए वह अभी भी किसी भी अनहोनी घटना को लेकर परेशान थी। निश्चिंत रहें, पति को कोई परेशानी नहीं होगी। वह पहले से ही गोल्डन इमोर्टल साधना के शिखर पर था, दालुओ गोल्डन इमोर्टल से बस एक कदम दूर। 1 लाख साल पहले उन्हें हुआंगजोंग इमोर्टल फ्रूट मिला और उन्हें बहुत फायदा हुआ। अब लाखों साल की कड़ी मेहनत के बाद उनकी खेती पूरी तरह से पक्की हो गई है। इस बार सफलता लगभग पक्की है।
कियान जेउन थोड़ा मुस्कुराए, उसे लगा कि इस बार उसके पति का दालुओ गोल्डन इमोर्टल बनने का सफर बिना किसी दिक्कत के हो जाएगा। वह अपने पति के सावधान स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। अगर उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था तो वह ब्रेकथ्रू कैसे चुन सकता था। दालुओ गोल्डन इमोर्टल बन जाना, इस तरक्की की रफ्तार से अमर राजा बनना भी ज्यादा दूर नहीं है। चू डी भावनाओं से भरा हुआ था। इतने लंबे समय तक अमर दुनिया में रहने के कारण वह दालुओ गोल्डन अमर के वजन के बारे में अच्छी तरह जानती थी। आमतौर पर ऐसे जीव बिना किसी वजह के मारे नहीं जा सकते और हर कोई खरबों साल तक जी सकता है। वे सच में पुराने राक्षस हैं। अब उनके पति सिर्फ 10 लाख साल से थोड़े ज्यादा जिए हैं, तुलना में वह तो बस एक नया बच्चा है। यह इतना आसान नहीं है। इमोर्टल दुनिया में कई दालुओ गोल्डन इमोर्टल हैं, लेकिन इमोर्टल राजा कम ही मिलते हैं। एक अमर राजा बनने की मुश्किल दालुओ गोल्डन अमर बनने से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा एक बार जब आप अमर राजा बन जाते हैं तो आप सच में अमर दुनिया में एक बड़े आदमी बन जाते हैं और इसकी हायरार्की में सबसे ऊपर खड़े हो जाते हैं। अनगिनत दालुओ गोल्डन इमोर्टल्स इमोर्टल किंग बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन जो सच में कामयाब होते हैं वे बहुत कम होते हैं। सीनियर जियू को ही लीजिए, जो एक अमर राजा बनना चाहती है। कौन जानता है कि उसे इस जन्म में यह मौका मिलेगा या नहीं। दाओवादी फेंगशी ने गंभीरता से कहा। उसे लगा कि अमर राजा बनने की मुश्किल आम अमर लोगों की सोच से भी परे है। फिर भी मुझे लगता है कि मेरे पति को अमर राजा बनने में कोई बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर वह भी अमर राजा नहीं बन सकता तो दूसरे अमर लोगों के लिए मौके और भी बुरे हैं। ये फेरा झोऊ सुई पर पूरा भरोसा कर रही थी। इतने सालों बाद उसे लगा कि उसका पति लगभग सर्वशक्तिमान है। इतने कम समय में दालुओ गोल्डन इमोर्टल बनने के बाद वह हमेशा के लिए यहाँ कैसे अटका रह सकता है। यह असंभव था। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इस बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। खेती धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, धीरे धीरे होनी चाहिए। दाओवादी फेंगशी थोड़ा मुस्कुराया। इस समय गुफा के अंदर निवास झोऊ सुई जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। उसने 10 लाख साल तक कड़ी मेहनत की थी। अब उसके अंदर की अमर शक्ति एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसे कोई धरती हिला देने वाली ताकत हो। उसके शरीर के अंदर की गुफा दुनिया का डायमीटर 1 ट्रिलियन किलोमीटर तक पहुंच गया था। दूसरे गोल्डन इमोर्टल्स की तुलना में उनकी शक्ति कई गुना ज्यादा थी, जिसका पता नहीं है। दालुओ गोल्डन इमोर्टल की गुफा दुनिया भी उसकी तुलना में नहीं थी। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। इस समय उसके अंदर की सभी अमर तकनीकें काम करने लगी। ग्रेट केओस थंडर मेथड, ग्रेट पॉइजन स्किल, ग्रेट ग्रोथ स्किल, ग्रेट रिप्लेसमेंट स्किल, ग्रेट ट्रैकिंग स्किल, ग्रेट विजडम स्किल, ग्रेट कर्स स्किल, ग्रेट फनेस स्किल, ग्रेट फॉर्चून स्किल, ग्रेट रिकवरी स्किल वगैरह सभी पूरी तरह से प्रकट हुई और केव वर्ल्ड में घूमने लगी। इन अमर तकनीकों के बीच भी उसकी गुफा की दुनिया की क्रिस्टल दीवारों में मिल गए। ऐसा लग रहा था कि यह अमर तकनीकों के पेड़ बन गए हैं, जड़ें पकड़ रहे हैं और उग रहे हैं और अनगिनत टहनियों को पाल रहे हैं। उन्होंने क्रिस्टल की दीवारों के हर कोने में जड़ें जमा ली। इस समय झोऊ सुई की गुफा की दुनिया बहुत शक्तिशाली थी, जिसमें टाइम लॉ, स्पेस लॉ, क्रिएशन लॉ और कारणता का सिद्धांत सभी काम कर रहे थे और इस गुफा की दुनिया का बुनियादी ढांचा बना रहे थे। ऐसा लगता था कि यह लगातार काम करता है, हमेशा जरूरी है। दुर्भाग्य से ऐसी गुफा केवल एक गुफा थी, पूरी दुनिया नहीं। क्योंकि एक पूरी दुनिया वह है जो जीवन को पाल पोस सके, जिसमें अंदर बहुत ज्यादा जीवन शक्ति हो। अगर जीवन को पोषित नहीं किया जा सकता तो ये सिर्फ एक बेजान जगह है। असल में ये स्पेस रिंग के अंदर की जगह से ज्यादा अलग नहीं है। दालुओ गोल्डन इमोर्टल बनने के लिए सबसे जरूरी बात लाइफ लॉ को समझना है। एक बार जब लाइफ लॉ का एक हिस्सा समझ लिया जाता है तो यह अंदर की गुफा को लाइफ वर्ल्ड में बदल देगा। उसकी चेतना के सागर की गहराई से दालुओ गोल्डन इमोर्टल के बारे में कई जानकारी निकल रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वह लाइफ लॉ का कुछ हिस्सा समझ लेता है और उसे केव वर्ल्ड में शामिल कर लेता है तो उसके पूरे शरीर में जबरदस्त बदलाव आएंगे और उसकी ताकत सैकड़ों या हजारों गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसके शरीर का हर सेल एक छोटे ब्रह्मांड में बदल जाएगा, जिसमें अनंत अमर शक्ति समाहित हो सकेगी। ये बदलाव दालुओ गोल्डन इमोर्टल के शरीर को भी बहुत मजबूत बना देता है और वह कभी न मरने वाला शरीर बन जाता है। दालुओ गोल्डन इमोर्टल कहलाने के लायक है। हुआंगसोंग इमोर्टल फ्रूट की मदद से लाइफ लॉ की मेरी समझ 40% तक पहुंच गई है, जो मुझे दालुओ गोल्डन इमोर्टल की दुनिया में कदम रखने में मदद करने के लिए पहले से ही काफी है।
मेरी बहुत गहरी नींव के कारण डालुओ गोल्डन इमोर्टल बनने के लिए भी बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत होती है। खुशकिस्मती से इन 10 लाख सालों में मैंने बहुत सारे अमर फल और अमर अमृत उगाए हैं। डालुओ गोल्डन इमोर्टल के दायरे में कदम रखने में पूरी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। आओ सभी प्राणियों की इच्छा शक्ति ग्रेट लुओ में कदम रखने में मेरी मदद करो। झो उसुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसके चारों ओर शक्तिशाली आभा फैल गई, जिससे समय और जगह हिल गए। ये कहा जा सकता था कि अब डालुओ गोल्डन इमोर्टल तक उसका पहुंचना पक्का था और सभी अच्छे हालात भी मौजूद थे। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। एक पल में एक अदृश्य शक्ति ने पूरे जुवानहुआंग संप्रदाय को प्रभावित किया। इसमें मौत की दुनिया की अनगिनत दुनियाएं और अनगिनत समझदार जीव भी शामिल थे। मॉर्टल वर्ल्ड को एक करने के बाद से जुवानहुआंग सेक्स वर्ग के नीचे अकेला शासक बन गया था। जुवानहुआंग ताओइस्ट मॉर्टल वर्ल्ड का मास्टर भी बन गया, जिसमें अनगिनत जीव जिंदा रहने के लिए उस पर निर्भर थे, अपने दिल की गहराइयों में बहुत शुक्रगुजार थे और हमेशा बहुत ज्यादा विल पावर देते थे। इंसान होने के बावजूद इच्छा शक्ति बहुत कम पैदा होती थी, लेकिन मरने वालों की संख्या, जो अरबों खरबों से भी ज्यादा है, को कम नहीं आंका जा सकता। अनगिनत इंसानों की मिलकर की गई इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा थी। इन इंसानों के अलावा पिछले कुछ सालों में झो सुई ने कई अमर जानवरों और दूसरी नस्ल के अमर जानवरों को भी सील किया है, और पहले भी 18 डालुओ गोल्डन अमर लेवल के एसेंस खाने वाले जानवरों को सील किया था। ये सभी लोग उसके द्वारा कन्वर्ट हुए और उसके फॉलोअर्स बन गए। उन्होंने लगातार बहुत ज्यादा विल पावर दिया। एक अकेला डालुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल का एसेंस खाने वाला जानवर अकेले ही अनगिनत इमोर्टल्स की विल पावर को पार कर सकता है। इसके अलावा झो उसुई ने मॉर्टल वर्ल्ड में कई हेल वर्ल्ड भी बनाए, जो रेत के कणों जितने ज्यादा थे। वे हर नश्वर दुनिया में बिखरे हुए थे। 10 लाख साल बाद इन नर के मैदानों ने अनगिनत आत्माओं को अपने अंदर समा लिया था। इन आत्माओं ने भी लगातार विल पावर का योगदान दिया। इन तीनों डोमेन के मेल से झो सुई में बहुत ज्यादा सोच से परे विल पावर पैदा हुई। मैंने इतनी विल पावर कैसे जमा कर ली? सभी जीवों की कभी न खत्म होने वाली इच्छा शक्ति को खालीपन की गहराई से इकट्ठा होते देखकर झो सुई हैरान रह गया, क्योंकि इस बहुत बड़ी इच्छा शक्ति ने एक गहरे सुनहरे लिक्विड रूप ले लिया, जो जीवों की खूबसूरत इच्छाओं से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी प्राणियों की प्रशंसा और खुशी की आवाजें सुन सकता है। जुवानहुआंग संप्रदाय की स्थापना करके और नश्वर दुनिया को एक करके उन्होंने अपने लिए एक कभी न खत्म होने वाली नींव रखी। ये नींव ग्रेट लुओ तक उनके उत्थान के लिए भी संसाधन बनी। आओ मेरी गुफा दुनिया का हिस्सा बनो। एक विचार के साथ झो सुई ने तुरंत अपनी बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति को चैनल किया, जिससे वह सब उसकी गुफा की दुनिया में समा गया और क्रिस्टल की दीवारों में गहराई तक मिल गया। इससे साफ और बेदाग क्रिस्टल की दीवारें अब सुनहरी चमक से चमकने लगी, मानो वे सोने के बने हों। फिर भी दुनिया की क्रिस्टल दीवारें खराब नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा ठोस हो गईं। एक बड़ी दुनिया के लिए, चाहे वे अच्छे विचार हो या बुरे विचार, वे सिर्फ विचारों का हिस्सा हैं। असल में अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं है, केवल जीवन ही अच्छे और बुरे में अंतर करता है। असल में इच्छा शक्ति दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। एक ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को नेचुरली अनगिनत जीवों को पालने की जरूरत होती है, जो लगातार प्रार्थना करते हुए अनलिमिटेड विश पावर पैदा करेंगे, जिससे विश पावर दुनिया के क्रिस्टल बैरियर में मिल जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप ये ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड और भी विशाल और ठोस होता जाएगा। जियानमो और एवरग्रीन इमोर्टल क्रीपर की शक्ति के कारण है, और कुछ हद तक गहरे पीले दायरे में पैदा हुए इंसानी साधकों के अहम योगदान के कारण है। ये कहा जा सकता है कि जीवन और दुनिया स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दुनिया एक जहाज है और जिंदगी उसमें सवार क्रू या पैसेंजर है। ये क्रू मेंबर लगातार जहाज को बड़ा और मजबूत करेंगे। इससे दोनों अनगिनत तूफानों से आसानी से निकलकर दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। ये सभी प्राणियों की इच्छा शक्ति के महत्व के कारण ही है कि हर डालुओ गोल्डन इमोर्टल एक ग्रेट लुओ हेवनली रेल में इकट्ठा करता है और अपने दायरे में अनगिनत प्राणियों का पालन पोषण करता है। ये जीव स्वर्ग में भी दिन रात प्रार्थना करते हैं, जिससे उनमें बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति पैदा होती है। बेशक अगर कोई डालुओ गोल्डन इमोर्टल मर जाता है, तो स्वर्ग की दुनिया के प्राणी उसके साथ खत्म हो जाएंगे और डालुओ गोल्डन इमोर्टल के गिरने से होने वाली तबाही को झेल नहीं पाएंगे। ऐसा अनुमान है कि वे तुरंत नष्ट हो जाएंगे और राख में बदल जाएंगे। बेशक ये झो सुई के अंदर के बहुत मजबूत नियमों की वजह से है, जो लाइफ लॉ के कुछ हिस्सों को समझते हैं। साथ ही सभी प्राणियों से मिले बहुत सारे रिसोर्स और जबरदस्त इच्छा शक्ति के कारण वह इस समय ग्रेट लुओ तक जाने का फैसला करता है।
डालू और गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचने के बाद चाहे ताकत हो या जीवन रूप बड़े बदलाव होते हैं। गोल्डन इमोर्टल्स की तुलना में डालू और गोल्डन इमोर्टल्स हजारों गुना ज्यादा ताकतवर हैं। उनके बीच का अंतर महायान और हेवनली इमोर्टल के बीच के अंतर से कहीं ज्यादा है। डालू और गोल्डन इमोर्टल बनकर लाइफ लॉ को समझकर कोई भी दुनिया की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है और एक ही बार से अरबों जमीन को खत्म कर सकता है, एक ऐसी ताकत जिसे रोका नहीं जा सकता। अंदरूनी एनर्जी को फिर से भरने के लिए दुनिया की अनगिनत चीजों का सेवन भी किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि डालू और गोल्डन इमोर्टल्स लगभग कभी न खत्म होने वाली ताकत के साथ एनर्जी भरते हुए लड़ सकते हैं। डालू और गोल्डन इमोर्टल का शरीर अमर शरीर के करीब होने के कारण मरम्मत के लिए लाइफ लॉ का इस्तेमाल कर सकता है। अगर शरीर का कोई हिस्सा खराब भी हो जाए तो वह तेजी से ठीक हो सकता है। साफ है, डालू और गोल्डन इमोर्टल बहुत ज्यादा शक्ति हासिल करने की वजह से इमोर्टल दुनिया में एक शासक हो सकता है। लोअर टियर इमोर्टल्स से तुलना नहीं की जा सकती। चलो ग्रेट लू और हेवनली रेलम की ओर बढ़ते हैं। जो उसूई की आंखों में तेज चमक थी, वे बेपरवाह और शांत थीं। उन्होंने सभी प्राणियों से एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति को भेजा जिससे वह स्वर्ग के हर कोने में फैल गई। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। इस समय उसके अंदर की स्वर्गीय दुनिया तेजी से घूमने लगी और उसके अंदर का हर तारा घूमने लगा। उसके अंदर कई नियम मिलकर एक होने लगे थे। स्पेस लॉ, टाइम लॉ, क्रिएशन लॉ, कारण का सिद्धांत तेजी से घूमने की प्रक्रिया के दौरान एक होने लगे। ऐसा लगने लगा कि वे एक जैसे हो गए हैं, एक में मिल गए हैं। सभी प्राणियों की इच्छा शक्ति उमड़कर स्वर्ग की दुनिया के क्रिस्टल बैरियर में मिल गई, जिससे बैरियर सभी प्राणियों की इच्छाओं को सहन कर सका। धुंधली सी अनगिनत आवाजें बैरियर के अंदर से आती हुई लग रही थी। वे जमीन पर झुक गए, चुपचाप ताओवादी जुवानहुआन का नाम जपते रहे, जो उनकी स्वर्गीय दुनिया से गूंज रहा था। इस बीच उसके और असीम प्राणियों के बीच एक कारण कार्य संबंध बनता हुआ प्रतीत हुआ। अनगिनत जीवों का स्रोत उनकी स्वर्गीय दुनिया में ही प्रतीत होता था। क्या यही सभी प्राणियों की इच्छा शक्ति है? क्या यही उनकी उम्मीद है? मैं देखता हूँ यही महान लुओ स्वर्गीय क्षेत्र का असली रहस्य है। प्राणियों को जन्म देना, प्राणियों का पालन पोषण करना। जीवन के बिना दुनिया कैसे हो सकती है? अचानक झो उसूई को एक दिव्य प्रेरणा महसूस हुई। इस पर उसे एक दिव्य ज्ञान का एहसास हुआ, क्योंकि जीवन के नियम के बारे में उसकी समझ बढ़ती हुई प्रतीत हुई और वह इसके कुछ रहस्यों को समझ गया। इससे उसे जीवन के सार को और गहराई से समझने में भी मदद मिलती है। धम्म डालू और गोल्डन इमोर्टल के दायरे में कदम रख रहा है, जैसे कि यह चुली हो। लाखों सालों की कड़ी मेहनत के बाद जीवन के नियम की उनकी समझ एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। अब सभी प्राणियों की इच्छा शक्ति की मदद से इससे उसे डालू और गोल्डन इमोर्टल के रहस्यों को पहले से समझने में और मदद मिली। स्वर्गीय दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। झो उसूई की आंखें एक चौंकाने वाली रोशनी से चमक उठी। उन्हें लगा कि लाइफ लॉ के निशान उनके ताओ फ्रूट में गहराई से दिखने लगे हैं, जिससे उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया और उसमें कभी न खत्म होने वाली एनर्जी आ गई। जीवन ऊर्जा के धागे स्वर्ग की दुनिया में भी प्रवेश करते हैं। इस समय उसे एहसास हुआ कि उसकी स्वर्ग की दुनिया में एक जबरदस्त बदलाव हो रहा है और सभी जीवों की कभी न खत्म होने वाली इच्छा शक्ति स्वर्ग की दुनिया के क्रिस्टल बैरियर में गहराई तक जा रही है। अनंत इच्छा शक्ति लगातार स्वर्ग की दुनिया के क्रिस्टल बैरियर पर घूम रही है, जैसे कोई कलाकृति परिष्कृत करने वाला मास्टर लोहे का हथौड़ा पकड़े हुए लगातार स्टील पर हथौड़ा मार रहा हो, अशुद्धियां हटा रहा हो, जिससे स्टील का घनत्व बढ़ रहा हो, जो 100 बार परिष्कृत करके स्टील में बदला गया हो। अभी भी यही बात लागू होती है। सभी प्राणियों की इच्छा शक्ति के धागे लगातार स्वर्ग की दुनिया के क्रिस्टल बैरियर पर वार करते हैं, जिससे ज्योमेट्रिकली बैरियर की डेंसिटी बढ़ जाती है और साथ ही क्रिस्टल बैरियर सुनहरा, बहुत ज्यादा चमकदार हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की ये दुनिया एक सुनहरे राज्य में बदल गई हो। उसी समय उसे लगा कि स्वर्ग कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया है, जैसे टोफू से बना घर पत्थर के घर में बदल गया हो, जिसमें अमर आभा की झलक हो। क्या यह महान लुओ स्वर्गीय क्षेत्र है? हालांकि ये बदलाव अभी शुरुआत है, यह अभी पूरा नहीं हुआ है। सहायता के लिए अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। झो उसूई ने अपनी मुट्ठी भींच ली, यह महसूस करते हुए कि उसका स्वर्गिक क्षेत्र बदल रहा है, लेकिन ऐसे बदलाव के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसके बिना सफलता फेल हो सकती है। इतिहास में ऐसे ही गोल्डन इमॉर्टल्स हुए हैं, जो लाइफ लॉ की गहरी समझ और एक मजबूत नींव होने के बावजूद एनर्जी सप्लीमेंट की कमी को पूरा करने में नाकाम रहे, जिससे उनकी तरक्की नाकाम रही। यह एक कम विकसित बच्चे जैसा है, जो समय से पहले मर सकता है।
अच्छी बात यह थी कि झोउ सुई ने इस दिन के लिए बहुत सारे रिसोर्स पहले ही तैयार कर रखे थे। अभी उनके पास सिर्फ खेती के संसाधन ही ज्यादा थे। खासकर त्यान्या को हासिल करने के बाद डाओरेन की विरासत, पूरे 5 अरब टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स और कई इमोर्टल पिल्स पाकर उसके पास आगे बढ़ने के लिए काफी था। गू की शक्ति का उपयोग करके कितने अमर फल और अमर अमृत विकसित किए थे, इसलिए उनके पास खेती के साधनों की कोई कमी नहीं थी। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। तुरंत ही बहुत सारे सबसे बड़े अमर पत्थर स्वर्ग में मिल गए। पान पीच अमर फल, 5 तत्वों का अमर फल, हुआनजोंग अमर फल, जिनसेंग फल और दूसरे अमर फल और अमृत स्वर्ग में ऐसे डाले गए जैसे उनकी कोई कीमत ही न हो, और वे तेजी से बहुत ज्यादा अमर चीज में बदल गए। जिस पल यह अमर पदार्थ स्वर्ग में मिला, वह तुरंत स्वर्ग का पिंड बन गया। उसने महसूस किया कि उसका आंतरिक स्वर्गीय क्षेत्र फैल रहा है, लगातार फैल रहा है। शुरू में सफलता से पहले ही उनका स्वर्ग का दायरा 1 ट्रिलियन किलोमीटर तक पहुंच चुका था, लेकिन अब यह एक पल में 10 गुना से ज्यादा फैल गया और इसका डायमीटर 1 लाइट ईयर तक फैल गया। एक प्रकाश वर्ष 9 ट्रिलियन 460 बिलियन किलोमीटर के बराबर है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1 प्रकाश वर्ष, 2 प्रकाश वर्ष, 3 प्रकाश वर्ष, 4 प्रकाश वर्ष, 8 प्रकाश वर्ष, 10 प्रकाश वर्ष। आखिर में उसका आसमानी दायरा 20 लाइट ईयर्स के डायमीटर तक फैल गया। यह एक बहुत बड़ा स्वर्ग था, ये जानने के लिए कि पिछले जन्म में सोलर सिस्टम का डायमीटर सिर्फ 2 लाइट ईयर था। पूरे 20 लाइट ईयर डायमीटर, जो 10 सोलर सिस्टम के साइज के बराबर है। इस तरह कोई भी झोउ सुई के अंदरूनी स्वर्ग की विशालता की कल्पना कर सकता है, जो आम अमर लोगों की कल्पना से परे है। यहाँ तक कि एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल भी ये देखकर हैरान और यकीन नहीं कर पाएगा। कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सका कि इतना बड़ा आसमानी इलाका बनाने के लिए कितना अमर पदार्थ बनाया गया होगा। असल में अगर झोउ सुई ने इतने सारे अमर फल और अमृत नहीं उगाए होते, तो वह अपने स्वर्ग की भूख को शांत नहीं कर पाता। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। जैसे जैसे झोउ सुई ने साधना जारी रखी, दिव्य वृक्ष की दुनिया में अनगिनत अमर किउई उमड़ पड़े। ऐसा लग रहा था कि यह जियानमू की शक्ति के साथ जुड़ रहा है, जो अमर दुनिया की अलग अलग अमर नसों से एनर्जी निकाल रहा है और सब उसमें जा रहा है। जुआनहुआन शहर के ऊपर आसमान में अमर किउई का एक बड़ा भंवर भी छा गया। इसके साथ ही हैरान करने वाली आसमानी घटनाएं दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे मोटी अमर किउई रंगीन बादलों में जम गई हो और लगभग लिक्विड बन गई हो। अमर किउई की एक शानदार बारिश होने लगी, जो पूरे दिव्य वृक्ष जगत पर गिरने लगी। जुआनहुआन संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इस अमर बारिश में बहुत सारा सार, शुद्ध ऊर्जा थी। ऐसे अमर लिक्विड की एक बूंद भी उनकी साधना को बहुत बढ़ा सकती थी। अमर लोग भी प्रभावित हुए, नश्वर साधकों की तो बात ही छोड़िए। उनकी खेती का लेवल जितना कम था, उन्हें उतना ही ज्यादा फायदा हुआ। उनकी हर खेती में काफी बढ़ोतरी हुई। अच्छी बात यह थी कि झोउ सुई जियानमू की अंदरूनी दुनिया में साधना कर रहा था, क्योंकि अगर वो बाहर होता तो ऐसी बड़ी चीजें छिप नहीं पाती और महान डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स जरूर नोटिस कर लेते। उस समय उनके लिए लो प्रोफाइल रखना नामुमकिन होगा। हालांकि जियानमू के कवच से दूसरे डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को पता नहीं चलेगा कि वह आगे बढ़ गया है। इमोर्टल लिक्विड, आसमान से इमोर्टल लिक्विड की बारिश हो रही है। यह एक ऐसा सही मौका है जो पहले कभी नहीं मिला। सच में ऐसा कहा जाता है कि इमोर्टल लिक्विड, इमोर्टल दुनिया में स्वर्ग और धरती का सार है, जिसमें कोई गंदगी नहीं है। इसे पीने से हड्डियों का मैरो साफ हो सकता है और नसों को ठीक किया जा सकता है, साधना को बढ़ाया जा सकता है और रुकावटों को दूर करने में भी मदद मिल सकती है। इसके चमत्कार अनगिनत हैं। यह अविश्वसनीय है कि इतना कीमती इमोर्टल लिक्विड हर जगह है। सच में यह एक सही समय है। जुआनहुआन सेक्ट के किसी ताकतवर आदमी ने तोड़ दिया, इसलिए अमर लिक्विड जमा हुआ, जिससे सभी जीवों को फायदा हुआ। कौन सा ताकतवर आदमी अंदर घुसा? क्या वह सेक्ट का मास्टर हो सकता है? चाहे कोई भी ताकतवर हो, यह हमारे लिए एक अनोखा मौका है। अगर हम इस गांव से चूक गए, तो कोई दूसरी दुकान नहीं बचेगी। बिल्कुल, बातें कम, काम ज्यादा। हर तरह की जहर की बोतलें निकालो और यह अमर लिक्विड इकट्ठा करो। यह इतना ज्यादा है कि कौन जाने कितने सालों तक इसकी खेती करके हम जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि शायद हमारे बच्चों के लिए भी। जुआनहुआन संप्रदाय के शिष्यों ने उत्साह से चर्चा की। हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। इस तरह की आसमानी घटना एक अनोखा मौका है। ... स्विश टिल्ड टिल्ड टिल्ड। डालुओ गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचने के ज्ञान में डूबा हुआ था। विशाल अमर किउई स्वर्ग से उतरी
और पानी की तरह झो सुई के शरीर में बह गई। इस समय उसका स्वर्ग एक कुनपेन की तरह था जो लालच से खा रहा था। चाहे कितनी भी इमोर्टल क्यूई अंदर गई हो, वह पूरी तरह से खत्म हो गई। ये सोचा जा सकता है कि अब उसकी भूख कितनी बढ़ गई होगी। स्वर्ग अभी भी बदल रहा है। झो सुई की आंखों में चमक दिखाई दी। ग्रेट लुओ हेवनली रेल में आगे बढ़ने के बाद एरिया में बढ़ोतरी सिर्फ एक बदलाव है। गहरे बदलाव और बदलाव लगातार सामने आ रहे हैं। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। हेवनली रेल के एरिया के बढ़ने के साथ ही अचानक अंदर बहुत सारे प्लेनेट दिखाई देने लगे। ये ग्रह ऐसे मटेरियल से बने हैं जो कभी खराब नहीं हो सकते। बेशक अंदरूनी अंतरिक्ष के 20 लाइट ईयर डायमीटर के हिसाब से इन ग्रहों का जुड़ना कोई खास बात नहीं है। डालू और गोल्डन इमोर्टल की प्रैक्टिस के लिए इन ग्रहों की संख्या बढ़ाने के लिए अंदर के अविनाशी मटेरियल को लगातार बढ़ाना जरूरी है। दुनियाओं की संख्या बढ़ाएं, स्वर्ग के खाली स्थान को भरें। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हासिल हो सके, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इन ग्रहों के अंदर जीवन शक्ति का एक हिस्सा गहराई से पोषित होता हुआ लगता है। जमीन के नीचे घनी घास और एक के बाद एक पेड़ उगने लगे। समुद्र की गहराई में कई सिंगल सेल वाले जीवों का भी पालन पोषण हुआ। अनंत जीवन शक्ति स्वर्ग के हर कोने में फैलने लगी। इससे उसका स्वर्गीय क्षेत्र भी जीवन शक्ति से भर जाता है। डालू और गोल्डन इमोर्टल के पास मौजूद लाइफ फोर्स है। झो सुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे लगा कि उसका शरीर बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स से भरा हुआ है, जो हर समय खालीपन की गहराई से लाइफ ऑरा को सोखने में काबिल है। इससे अगर कोई दुश्मन उस पर हमला भी करता तो वह तुरंत अपनी ओरिजिनल लाइफ फोर्स वापस पा सकता था। इस तरह उसने खुद को अमर शरीर दे दिया। एक सच्चे अमर व्यक्ति के अमर शरीर के विपरीत, अगर किसी सच्चे अमर को कई बार मारा जाए तो उसकी जीवन शक्ति लगातार कमजोर होती जाएगी। एक बार जब यह एक खास हद तक कमजोर हो जाएगा तो वे पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएंगे और फिर दोबारा नहीं आ पाएंगे। लेकिन डालू गोल्डन इमोर्टल लगातार अपनी जीवन शक्ति को बहाल कर सकते हैं। जब तक दुश्मन की नुकसान पहुंचाने की ताकत उनकी लाइफ फोर्स की रिकवरी स्पीड से ज्यादा नहीं हो जाती, तब तक उन्हें मारा नहीं जा सकता। पहले फैंग जियू की तरह, भले ही वह किसी भयानक श्राप से पीड़ित हो, लेकिन उसकी जीवन शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही है। डालू और गोल्डन इमोर्टल के सार पर भरोसा करते हुए उन्होंने कई सालों तक विरोध किया। ये कहा जा सकता है कि डालू और गोल्डन इमोर्टल को मारना बहुत मुश्किल काम है। ये ग्रेट लुओ टेरिटरी है। इसे लाइफ डोमेन भी कहा जा सकता है। अगर यह चारों ओर से घिर जाए तो यह आसानी से दुश्मन की उम्र कम कर सकता है। झो सुई का मन चला और उसने तुरंत अपने अंदर ग्रेट लुओ टेरिटरी को एक्टिवेट कर दिया। एक बहुत बड़ा डोमेन 20 लाइट ईयर तक फैला हुआ था। उसे लगा कि वह उस डोमेन में किसी भी जीव की लंबी उम्र को आसानी से कमजोर कर सकता है और उनसे जीवन छीन सकता है। अगर वह चाहता तो अनगिनत अमर लोगों को तुरंत खत्म होने दे सकता था और जीवन आग की तरह गायब हो जाता। डालू और गोल्डन इमोर्टल का आतंक है जो लाइफ लॉ के अधिकार का इस्तेमाल करता है। जब तक कोई ग्रेट लुओ टेरिटरी की ताकत का विरोध नहीं कर सकता, तब तक उम्र छीनने की इस ताकत का सामना करना नामुमकिन है। कोई हैरानी नहीं कि एक डालू और गोल्डन इमोर्टल दुनिया में एक डोमिनियन बन सकता है। एक डालू और गोल्डन इमोर्टल एक क्षेत्र का शासक बन सकता है। अनगिनत अमर लोगों पर हावी होना। चाहे कितने भी लोग ग्रेट इमोर्टल्स एक साथ आ जाएं, वे कभी भी डालू और गोल्डन इमोर्टल को हरा नहीं सकते। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है, इसे मापा नहीं जा सकता। झो सुई को लगा कि उसे डालू और गोल्डन इमोर्टल की काबिलियत की गहरी समझ है, और क्योंकि उसका अंदरूनी हेवनली रेल्म और भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए जिस लाइफ डोमेन पर वो कंट्रोल करता है वह भी और ज्यादा खतरनाक होता जाता है। साधारण डालू और गोल्डन इमोर्टल्स उसकी तुलना नहीं कर सकते। बेशक लाइफ डोमेन का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन की उम्र कम करने तक ही सीमित नहीं है, ये साथियों की जीवन शक्ति को भी बहाल कर सकता है, सहयोगियों के घावों को भर सकता है। ये कहा जा सकता है कि अगर कोई डालू और गोल्डन इमोर्टल किसी टुकड़ी की रक्षा करता है तो उस टुकड़ी के इमोर्टल, जब तक वे तुरंत मारे नहीं जाते, सभी को डालू और गोल्डन इमोर्टल बचा सकता है। इसलिए जब इमोर्टल वर्ल्ड में दो सेनाएं आपस में टकराती हैं, तो उन्हें तुरंत विरोधी के डालू और गोल्डन इमोर्टल को मारना होगा। नहीं तो दोनों तरफ से तब तक लड़ाई होती रहेगी जब तक स्वर्ग और पृथ्वी बूढ़े नहीं हो जाते, जब तक दोनों के अंदर की ओरिजिन एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। उसके शरीर पर मौजूद गू कीड़े भी 14वें स्टेज में अपग्रेड हो गए हैं। बेशक झो सुई की साधना बढ़ाने से उसके शरीर पर मौजूद हर गू कीट ऊपर उठ गया है और सभी 13वीं क्लास हाई ग्रेड से 14वीं स्टेज तक आगे बढ़ गए हैं।
हर गू कीट एक बहुत बड़ी शक्ति पैदा करता था, जो रहस्यमय नियमों के उतार चढ़ाव को दिखाता हुआ लगता था। गू कीड़ों के बीच एक तरह का रेजोनेंस भी पैदा हुआ। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का हर सेल तारों की तरह एक बहुत बड़ी एनर्जी बना रहा हो, अनंत गर्मी से जल रहा है। एक बार यह फट गया तो ये सचमुच आसमान और धरती को तबाह कर देगा। ये सोचकर उसने अपना दिमाग घुमाया और तुरंत अपने शरीर पर वर्चुअल पैनल खोल दिया। तुरंत ही डेटा की एक सीरीज उनके सामने आ गई। होस्ट झो सुई, कल्टीवेशन ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल, शुरुआती स्टेज लाइफ स्पेन 1,240,000 स्वर्ग और पृथ्वी के बराबर लाइफ साल। योग्यता अमर आत्मा, जड़ तलवारबाजी 13वीं क्लास हाई ग्रेड 99%। रूम 13वीं क्लास हाई ग्रेड 99%। 7वीं कक्षा का गठन 14वीं कक्षा उच्च ग्रेड 99%। पिल मास्टर 13वीं क्लास हाई ग्रेड 99%। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग 13वीं क्लास हाई ग्रेड 99%। फैंटास्मा ट्रांसफॉर्मेशन स्किल ग्रैंड मास्टर, स्वर्गीय सांसारिक पिघलने वाली भट्टी तकनीक ग्रैंड मास्टर। दानव हृदय को बुलाने का शास्त्र, दानव बीज, दानव को बुलाना, दानव को भक्षण करना। 7 छिद्र आत्मा रहस्य, हृदय नेत्र पहचान, हृदय नेत्र अंतर्दृष्टि, हृदय नेत्र भाषा विज्ञान, हृदय नेत्र हृदय घड़ी, हृदय नेत्र प्रत्यक्ष मृत्यु, हृदय नेत्र भविष्यवाणी, हृदय नेत्र सीदाव। जजमेंट ऑफ इमॉर्टल्स, स्वॉर्ड आर्ट, पहला फॉर्म इनविजिबल स्वॉर्ड लाइट, दूसरा फॉर्म किलिंग स्वॉर्ड लाइट, तीसरा फॉर्म ट्रप स्वॉर्ड लाइट, चौथा फॉर्म डिसिसिव स्वॉर्ड लाइट, पांचवा फॉर्म इमोर्टल स्लॉटर स्वॉर्ड लाइट। ऑब्सेशन गू, 15वां स्टेज कम ग्रेड क्लोन गू, 14वां स्टेज कम ग्रेड वाइन बग, 14वां स्टेज कम ग्रेड गोल्ड ईटिंग बग, 14वां स्टेज कम ग्रेड बुकवर्म, 14वां स्टेज हाई ग्रेड ग्रीन सोल गू, 14वां स्टेज कम ग्रेड ड्रैगन एलिफेंट गू, 14वां स्टेज कम ग्रेड गोल्डन लाइट थाउजेंड पॉइजन गू, 14वां स्टेज कम ग्रेड टेलीपोर्टेशन इंसेक्ट, 14वां स्टेज कम ग्रेड एरे हॉट गू, 14वां स्टेज हाई ग्रेड ऑब्जेक्ट सर्चिंग गू, 14वां स्टेज कम ग्रेड रॉबरी थंडर वर्म, 14वां स्टेज कम ग्रेड मेडिसिन गू, 14वां स्टेज कम ग्रेड फॉर्चून क्यू गू, 14वां स्टेज कम ग्रेड गोल्डन सिकाडा गू, 14वां स्टेज कम ग्रेड स्प्रिंग ऑटम गू, 14वां स्टेज कम ग्रेड। निस्संदेह उस पर सबसे उन्नत गू कीट ऑब्सेशन गू था। ये पहले ही 14वें स्टेज हाई ग्रेड से 15वें स्टेज लो ग्रेड तक पहुंच चुका था। ये पहले से ही कुछ हद तक अमर राजा क्लास के गू कीड़े के बराबर है। इस समय ऑब्सेशन गू का पूरा शरीर चमकदार सुनहरा, पूरी तरह सुनहरा पीला था, मानो शुद्ध सोने से बना हो, बिना किसी गंदगी के। एक शाही आभा बिखेर रहा था, जैसे सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो। गू कीड़ों पर दबदबा था। ये राजा गू कीड़ा था। ऐसा लगता है कि अनगिनत जीवों के बीच सबसे ऊपर खड़ा है। गू पर पहली अमर तकनीक इटर्नल अफेक्शन थी, जो बहुत तेजी से विकसित हुई। पिछले 10,000 जन्मों के लिए स्नेह से ये 10 लाख जन्मों के लिए स्नेह में विकसित हुआ। इसका मतलब है कि उसके और उसके दाव पार्टनर के बीच का रिश्ता 10 लाख जन्मों तक पहुंच सकता है। भले ही उसका दाव पार्टनर अब गिर गया हो, वे 10 लाख बार तक पुनर्जन्म ले सकते हैं। इस तरह आखिरकार इसका वजूद खत्म हो जाएगा। एक तरह से इसका मतलब है कि वे लाखों बार दोबारा जन्म ले सकते हैं। अगर एक पार्टी नहीं मरती है तो दूसरी पार्टी वापसी कर सकती है। यह अमर तकनीक इटर्नल अफेक्शन की शक्ति है। दाव पार्टनर्स के बीच कॉजल कनेक्शन किसी भी दूसरे रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है, लगभग अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी अमर तकनीक ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल थी। अमर राजा दायरे में प्रमोट होने के बाद ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल की पावर 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। एक बार ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल का इस्तेमाल हो जाने पर यह आसानी से लोगों को अपनी ओर खींच सकता है, उन्हें बदल सकता है। अगर पहले दूसरी पार्टी के प्रति नफरत थी भी, तो उसे आसानी से बदला और उस पर जादू किया जा सकता है। इस तरह वे फॉलोअर्स बन जाते हैं और बहुत ज्यादा एस्पिरेशन पावर देते हैं। बेशक इस अमर तकनीक में माहिर होने के बाद वह आसानी से अनगिनत अमर लोगों को अपने वफादार फॉलोअर्स में बदल सकता था। यह न केवल अमर प्राणियों को बदल सकता था, बल्कि एसेंस खाने वाले जानवर, अमर जानवरों, जंगली जानवरों और दूसरे राक्षसों को भी बदल सकता था, जिससे विरोधी पूरी तरह से उसका बंदी बन जाए। फिर अपने हथियार डाल दो और अनुयायी बन जाओ। यह अमर तकनीक शक्तिशाली है, शायद ही कई अमर लोगों को बदलकर उन्हें अपना अनुयायी बना सकती है। झो सुई की आंखों में चमक आ गई। सच कहूं तो अगर वह इंसानी कबीले पर हावी होना चाहता था, यहाँ तक कि अमर दुनिया पर राज करना चाहता था,
तो सिर्फ अमर लोगों को पालना पोसना बहुत धीमा काम होता। कोई नहीं जानता कि काफी मैन पावर बनाने में कितने साल लगेंगे। लेकिन ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल के साथ चीजें अलग हैं। एक बार जब यह इमोर्टल टेक्निक इस्तेमाल हो जाती है तो कई हाई रैंकिंग इमोर्टल लोग तुरंत उसके कैदी बन सकते हैं। इस तरह उसे कई समर्पित लोग मिल गए। पलक झपकते ही उसे बहुत मदद मिल जाएगी। अगर ऐसा है तो शायद वह किसी ग्रेट लुओ सेक्ट के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल का इस्तेमाल करें जिससे कई ग्रेट लुओ सेक्ट्स के अमर लोग पूरी तरह बदल जाएंगे। उन्हें वफादार अनुयायी बनाओ। इस तरह न केवल उसे बहुत ज्यादा टॉप टियर कॉम्बैट पावर मिलेगी, इसके अलावा वह बहुत ज्यादा एस्पिरेशन पावर भी हासिल कर सकता था। चाहे जुवानहुआन संप्रदाय के विकास के लिए हो या महान लुओ स्वर्ण अमरों की खेती के लिए, ये बहुत जरूरी है। झो सुई की आंखें चमक उठी। वह इस अमर तकनीक की शक्ति को पहचान सकता था। ऊपर से देखने पर इसमें कोई लड़ने की ताकत नहीं थी, सिर्फ मदद करने की काबिलियत थी। लेकिन एक बार इस्तेमाल होने के बाद इसका असर किसी भी लड़ाई वाली अमर तकनीक से बेजोड़ होता है। ये सचमुच बिना लड़े दूसरों पर जीत हासिल करने जैसा है। यह शायद सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है। एक खगोलीय तकनीक जिसका सपना अनगिनत लोगों ने देखा।